the system that they are continuing for 74 years is depressive of our people. दोस्तों जो वीडियो आप लोगों ने देखी और इसी से रिलेटेड आज आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिलेगा श्रीलंका के अंदर क्या कंडीशन है। यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया कि सर इंडिया को इससे क्या नुकसान होगा अगर श्रीलंका के अंदर ऐसी सिचुएशन बनी रहे। इसका भी आंसर मैं आप लोगों को दूंगा, तब तक आप लोग सोचिए कि इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा सारी बातें। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और इसी के साथ में अलग अलग इंडियन एक्सप्रेस पीआईबी के आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो 11 जुलाई है, आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस सुनकर आप लोगों का मजा आ जाएगा। वीडियो को एंड तक आप लोगों को एंजॉय करना है। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि वीडियो के एंड में डेली आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई जाती है। आज है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद के बारे में हम लोग बातें करेंगे। काफ़ी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। 5 वोकैबुलरी होंगी जिसके ऊपर आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन करने होंगे। और आज के एसएलवी कमांडो हैं यहाँ पर, जिनके द्वारा शानदार तरीके से कल के जो है आंसर दिए गए थे। अगर आप लोग भी आंसर देते हैं तो एसएलवी कमांडो आप लोग भी बन सकते हैं। तो रेगुलर अच्छे से पार्टिसिपेट करिए ताकि अच्छे से चीज़ों को आप लोग एंजॉय कर सकें। डिस्कशन तो काफ़ी प्यारा रह गई, आप लोगों को टकटकी लगाकर देखना है। रीज़न ये है कि जो भी क्वेश्चन पूछूंगा वीडियो के एंड में उनका आंसर आप लोग दे पाओगे अगर टकटकी लगाकर देखोगे तो, और आप लोगों को फिर अच्छा भी लगेगा। और एक काम और करना छोटा सा, जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आप लोग चीज़ों को रिकॉल करना आंख बंद करके कि क्या क्या आज आप लोगों ने सीखा है। इससे लंबे समय तक आप लोग चीज़ों को याद रख पाओगे। और इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो भी आप लोगों को आंसर राइटिंग के जो क्वेश्चन देता हूँ, एक दूसरे के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं, जो कि मैं रेगुलरली टेलीग्राम पर पोस्ट करता हूँ। इसको आप अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। कल एक वीडियो भी डाली थी, हालांकि ये 10वीं पास किया नंबर आप लोग देखते हैं, कई सारे लोग परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर कल आप लोगों के लिए जो एथिक्स का कोटेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, एथिक्स का क्वेश्चन, और सैटरडे में आप लोगों को निबंध भी मिलता है। तो इनको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ये 3 टेलीग्राम ग्रुप है, सारे आप लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। 1.5 लाख से ज़्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, तो अच्छे से आप लोग एंजॉय कीजिए। ठीक है, आज का जो इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। पॉपुलेशन यानी कि जो जनता है, हमारे देश की जनता क्या आप लोगों को पता है कितनी है? 130 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं। तो जरूरी है यहाँ पर सबका ध्यान रखा जाए। तो 11 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट कहते हैं ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। फैमिली प्लानिंग करना जरूरी है, पुअर्टी को कैसे रोकना है, इसी के साथ में माताओं की जो हेल्थ है, जच्चा और बच्चा दोनों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो इसके ऊपर काम करना है। तो 8 बिलियन की पॉपुलेशन हो रही है वर्ल्ड के अंदर में, तो कैसे फ्यूचर लेके चलना है सबका, सबको अपॉर्चुनिटी भी मिले, सबको अधिकार भी मिले और सब जो है अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसके ऊपर फोकस देना जरूरी है। हाल के टाइम पर अगर पॉपुलेशन आप लोग यहाँ पर देखोगे टॉप पर चाइना चल रहा है, पर लेकिन आने वाले टाइम पर जल्दी ही चाइना को जो पीछे छोड़कर इंडिया टॉप पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा चाइना की पॉपुलेशन जो है बूढ़ी होती जा रही है। हमारी पॉपुलेशन अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा एक पैटर्न में चल रही है, पर लेकिन स्किल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो दिक्कतें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये है कुछ बातें। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट कोटेशन भी है, इफ यू कैन नॉट वर्क फॉर योर सेल्फ यू कैन नॉट वर्क फॉर अदर। यानी कि अगर आप लोग खुद के लिए ही काम नहीं कर सकते तो दूसरों के लिए क्या काम करोगे, ये बोला जाता है। यानी कि अपने आप के लिए अगर आप लोगों ने काम करना सीख लिया तो दूसरों के लिए आप लोग आसानी से काम कर पाओगे। इसमें आप लोग की क्या राय है, येस या फिर नो, आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, आज के डिस्कशन में आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पर श्रीलंका के बारे में ही देखने को मिलेगा, फ्रंट पेज के ऊपर ही। फ्रंट पेज के ऊपर ही इसके साथ में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का भी पॉइंट है। मैं आप लोगों को यहीं पर बताता हूँ कुछ बातें जो कि आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। आज की डेट में अगर श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी बात ये होगी कि हमारा पड़ोसी जो है अनस्टेबल हो गया। जैसे अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट गई तो कौन आ गया, टेररिस्ट, यहाँ पर तालिबान आ गया। कल को ऐसा ही अगर श्रीलंका के अंदर भी यहाँ पर हो सकता है टेररिज्म जो है वो सपोर्ट होने लगे, और इंडियन ओशन के अंदर अगर इस तरीके से टेररिज्म बढ़ेगा तो काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। पता तो चल ही गया था पहले ही कि हाँ ये गवर्नमेंट टिकेगी नहीं, पर गवर्नमेंट में यहाँ पर जिस तरीके से डिसीजन लेने थे वो नहीं लिए गए टाइम पर। जिस टाइम पर आप लोगों को इकोनॉमिक संभालनी थी उस टाइम पर अपने आप को संभालने में लगे रहे, वरना दिक्कत होने लगती है जब पता चल जाता है इंसान को कि प्रॉब्लम हो रही है और उसको एक तरीके साइड में हो जाना चाहिए। पर लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से सिचुएशन देखने को मिली। सब हेल्प भी कर रहे हैं, पर लेकिन उस टाइम पर इनके द्वारा जब यहाँ पर देखना था कि लोगों को इन्फ्लेशन से दिक्कत हो रही है, उस टाइम पर किस तरीके से कंट्रोल करना है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जिस टाइम पर यहाँ पर सपोर्ट करना था उस टाइम पर ये क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती लेकर आएंगे। यानी कि अपने देश में जो नॉर्मल खाद वगैरह यूज किया जाना होता है उसको मना कर दिया इन्होंने। इस तरीके से देखने को मिलेगा। बाहर से जो यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, बाहर से कुछ खरीदना वरीदना, वो सब बंद कर दिया। यानी कि एक तरीके से जो पैटर्न में एक सिस्टमेटिक वे में काम करना था। हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन किया गया, शानदार तरीके से मोदी जी संभाल कर ले गए।
पर लेकिन यहाँ पर ऐसे लीडर नहीं थे कि उस प्रॉब्लम को यहाँ पर थाम सके। इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता चला गया और श्रीलंका की हालत ये है जो अभी आप लोग देख रहे हैं, तो ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडर भी हैं, कोविड-19 तो है ही है, पर लेकिन हमारे पड़ोस में एक ऐसा देश नहीं हो सकता जो कि अनस्टेबल है, वो दिक्कत क्रिएट कर देगा। तो ऐसा आप लोग यहाँ पर इसके बारे में समझ सकते हैं। तो जरूरी है कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जाए ताकि सिचुएशन जो है आगे आने वाले टाइम में नॉर्मल हो जाए। दोस्तों, फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ पर अगर बात करें फॉरेस्ट के बिना इस धरती पर जो है वो जीवन संभव नहीं है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी बाकायदा फोकस किया गया पूरा लाइफ ऑन लैंड। तो यहाँ पर अगर आप लोग बात करेंगे कि पृथ्वी पर जो जीवन है उसको कैसे लेकर चलना है, तो फॉरेस्ट के बिना आप लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसी के बारे में आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा यहाँ पर ये आर्टिकल कवर किया गया और इस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत यहाँ पर जो फॉरेस्ट लैंड है उसको रिव्यू करने की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है कि फॉरेस्ट की जो लैंड है उसको रिव्यू करो। अगर हम लोग को पता होगा कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें, तभी हम लोग उसका ढंग से ध्यान भी रख पाएंगे। तो यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 और 3 जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है या फिर जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो बातें होती हैं वहाँ से रिलेटेड आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही चेतावनी दे देता हूँ कि आर्टिकल कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अगर अच्छे से आप लोग ये आर्टिकल सुनोगे तो उन क्वेश्चन के आंसर जो है आप लोग दे पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि टकटकी लगाकर आप लोगों को आर्टिकल को सुनना है ताकि बाद में आप लोग जब क्वेश्चन के आंसर दो तो आप लोगों को लगे कि हाँ यार कुछ तो सीखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को एंजॉय करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर फॉरेस्ट की लैंड के बारे में या कोई भी चीज़ ऐसी आएगी निकल कर तो कौन उसके बारे में बात करेगा। तो इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर वो यहाँ पर एक तरीके से काम करेगी, डायरेक्ट करेगी, कॉन्स्टिट्यूट करेगी, जो प्रोजेक्ट रहेंगे उससे रिलेटेड सारे काम करेगी। तो ये इस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। चलिए मिनिस्ट्री के अंडर में तो आ गया, वैसे कौन यहाँ पर चीज़ों को लेकर चल सकता है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो रूल है 2022 वो यहाँ पर काम कर सकता है। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को देखा जाएगा कि हम लोगों किस तरीके से अपने जो फॉरेस्ट हैं, अपने जो वन हैं, अपने जो वन ही जीवन है आप लोगों ने सुना होगा, उसको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कमेटी बनाई जाएगी और वो जो कमेटी है वो यहाँ पर ट्वाइस एवरी मंथ यानी कि हर महीने में 2 बार मिलेगी और एडवाइस करेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि टाइम टू टाइम कैसे आप लोग चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। आप लोग बोलोगे कि यार स्टेट गवर्नमेंट को आखिर यहाँ पर क्यों इंक्लूड करके चला जा रहा है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्या है, संविधान के अंदर फॉरेस्ट के बारे में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ध्यान से सुनिएगा। खासकर आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो और भी कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोग हो जाएंगे। संविधान के अंदर क्या क्या प्रोविजन है यहाँ पर, अगर फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो कहाँ पर इसको रखा गया है, आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एक कमेटी बनाकर वो स्टेट को क्यों रिकमेंडेशन दे रही है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे अगर बात करूं फॉरेस्ट को तो आप लोगों को पता है 7वें शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट होती हैं। एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर जो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जब आप लोग चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो सेंट्रल लिस्ट यानी कि यूनियन की लिस्ट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट में राज्य गवर्नमेंट काम करती है, और जो कॉन्करेंट होती है जिसको समवर्ती सूची आप लोग बोलते हो हिंदी में, उसमें ये दोनों काम करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो यानी कि फॉरेस्ट के ऊपर भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दोनों मिलकर काम करेंगी, किसी एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी बना रही है और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रही है कि देख भाई स्टेट गवर्नमेंट, यार ऐसे तुझे काम करना है तो शानदार तरीके से परफॉर्मेंस निकल के आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है, ये यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आप लोगों का बना है, बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा। होता क्या है, अक्सर एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार ये तो बता दो कि ये स्टार्टिंग से जो फॉरेस्ट है ये यहाँ पर ये कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची में थे या फिर कहीं और थे। हमारे संविधान निर्माताओं को ये लगा यार सेंटर ना बहुत बिजी आदमी है, सेंटर को और भी दुनिया भर के काम है, यूनियन को मानेंगे एक तरीके से डिफेंस देखना है, कम्युनिकेशन देखना है, अपनी कंट्री की इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को ढंग से समझना है, इंटरनेशनल रिलेशन को देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ही लार्ज स्केल पर सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि यार ये सारे काम जो है वैसे जैसे कि एक तरीके से सड़कें, एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा खासकर सड़कें बनानी जो गांव वाले एरिया में, या फिर आप लोगों ने देखा होगा खड़ंजे वगैरह बनवाने, या फिर पंचायत के इलेक्शन करवाने, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन करवाने, या फिर फॉरेस्ट को देखना और लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना, ये सारे स्टेट को काम दे देते हैं। ठीक है, उनके पास भी कुछ काम होना चाहिए ना। तो उस टाइम पर फॉरेस्ट भी जो था यहाँ पर वो एक तरीके से स्टेट लिस्ट के अंदर आया करता था।
पर लेकिन उस टाइम तक तो लोग सभ्य थे, जंगलों की रक्षा किया करते थे, जंगलों की पूजा किया करते थे, पेड़ पौधों की पूजा आज भी हमारे देश में होती है। पर लेकिन आज की डेट में हम थोड़े से एक तरीके से ना जागरूक इंसान हो गए हैं, जागरूक इन द सेंस हम लोग थोड़े से समझदार हो गए हैं। पेड़ों को काटे जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, अपना जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। तो उस टाइम पर लगा कि यार देखो जनता जो है वो बिगड़ गई है, जनता जनार्दन बिगड़ गई है, तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए। तो स्टेट लिस्ट में से निकालकर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये हो गया कि अब यहां पर समवर्ती सूची में चला गया फॉरेस्ट वाला माल, और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, बड़ी सही बात है यार, अब तो सोल्यूशन आराम से निकल जाएगा। जी हाँ, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, और सबसे बड़ी बात यह है सारे काम इंदिरा गांधी जी के द्वारा किए गए। जब हमारे देश में इमरजेंसी थी, पता है कब से कब तक थी? 1975 से लेकर 1977 तक यहाँ पर इमरजेंसी थी। उस टाइम पर फॉरेस्ट जो था उसको यहाँ से निकालकर कहाँ पर डाल दिया? कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, स्टेट लिस्ट से निकालकर। क्या ये अकेला डाला गया था? नहीं, और भी कई सारे चीजें थी जिनको यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था स्टेट लिस्ट से निकालकर। बाकी की कौन सी चीजें हैं उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और थोड़ा सा आप लोग चाहे तो यहाँ पर लिस्ट जो है ये बेसिकली 7th शेड्यूल जो है इसके ऊपर पूरी पॉलिटी के अंदर मैंने वीडियो भी बना रखी है, तो यहाँ पर आप लोग उसको सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल में मैंने इसको पढ़ा रखा है। बाई वीर लिख देना, उसके आगे जाकर 7th शेड्यूल या फिर आप लोग यहाँ पर ये जो लिस्ट है बाई वीर लिख देना, तो आप लोग के सामने वो खुलकर आ जाएगा। अभी यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया यहाँ पर स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में। तो इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि सेंटर भी अब काम करेगा और स्टेट भी यहाँ पर काम करेगा। और इसी के साथ में यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो चलो थोड़ा सा बताता हूँ अभी यहीं पर। फंडामेंटल ड्यूटी में बेसिकली ये रखा गया है कि हमारे देश में जो सिटीजन है उनको अधिकार दे रखे हैं हम लोगों ने कि भाई तुम्हारे ये अधिकार है, इंजॉय करो। और आप लोगों को वो अधिकार जो है वो पार्ट 3 में रखे हुए मिल जाते हैं। पार्ट 3 में क्या मतलब? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का आप लोगों को सारे अधिकार मिल जाते हैं। पर लेकिन रियलिटी में मुद्दा यहां पर निकल कर आता है, चलो ये तो हमारे अधिकार हो गए, अब हमारी ड्यूटी भी तो होनी चाहिए। अधिकार तो हम लोग मांग लेते हैं, भाई ये मेरा हक है, ठीक है, तो आप लोग जरा सी देर में बोल दोगे कि भाई ये बातों क्यों बोल रहा है यार, ये मेरा हक है, मुझे रखना है कि कोई मुझे वोटिंग का राइट छीने मेरे से, मेरा अधिकार है। ठीक है, फंडामेंटल राइट मतलब कि फ्रीडम का अधिकार है आप लोगों को। ठीक है, कहीं पर जॉब करने का अधिकार है, करेंसी यूज करने का अधिकार है, देश में कहीं भी घूमकर कहीं भी जाकर रह सकते हैं, वो अधिकार आप लोगों है। तो ये सारे अधिकार बाकायदा आप लोगों को मिले हुए हैं। तो ये अधिकार जो है आप लोगों को मिले हुए हैं, यहाँ पर पता चल गया आप लोगों को। अब मुद्दा यहाँ पर ये निकल कर आता है कि जो अधिकार आप लोगों को मिले हुए हैं ये आप लोगों से कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई छीनता है तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। इसी तरीके से जो ड्यूटी आप लोगों को करनी है वो अधिकार के बदले में नहीं कहते, आप लोगों को कुछ ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ग्रेट पावर आप लोगों को मिल गई फंडामेंटल राइट के हाथ से, और ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को निभानी है फंडामेंटल ड्यूटी के हिसाब से। तो 51 का जो ए का जी है उसके अंदर यहां पर लिखा गया है एजी ओजी लो जी सुनो जी, और इन्वायरमेंट को भाई साहब नेचुरल इन्वायरमेंट को आप लोगों को प्रोटेक्ट कर लो जी। ठीक है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर लो जी, यानी कि आप लोगों की ड्यूटी बना दी। आप लोग बोलोगे बड़ी चतुर है भाई साहब गवर्नमेंट, तो हमारी ड्यूटी बना दी उन्होंने तो कि तुमको इनको प्रोटेक्ट करना है, अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, उनको भी करना है। उनको आर्टिकल 48 के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि डीपीएसपी होता है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको कहां पर रखा गया? इसको रखा गया पार्ट 4 के अंदर संविधान में। ये कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल थे, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें, और स्टेट पीसीएस के अंदर तो अक्सर इनसे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो आर्टिकल 48A जो है यहाँ पर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और यहाँ पर ये बोलता है कि प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूव करना है इन्वायरमेंट को, और सेफगार्ड करना है जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट है उसको। तो यहाँ से ये निकल कर आता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि स्टेट गवर्नमेंट को क्यों बोला कि आप भाई स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी हो गई होगी। तो ये तो कहानी आप लोगों को बता दी कि प्रोटेक्ट करना किसको है, पर लेकिन ये तो देख लो कि किसके बारे में बात की जा रही है, वो है कहाँ कहाँ, हमारे देश में कितना है। तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर हमारे देश का टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है आप लोग 100% मानते हैं, उस 100% में से टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर जो है, फॉरेस्ट भी और ट्री भी दोनों काउंट करने हैं। आप लोग के घर में पेड़ पौधा खड़ा होगा, जैसे गांव में मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिखाई थी, जो वी टॉक्स वाला चैनल है उस पर मैंने एक वीडियो डाली थी, एक छोटी सी वीडियो है, अपना थोड़ा सा घर दिखाया था मैंने वहां पर, आप लोगों को याद होगा। उसमें आप लोगों ने कुछ पेड़ पौधे भी देखे होंगे। वो जो पेड़ पौधे घर के अंदर लगे हुए ना, वो फॉरेस्ट नहीं है, वो ट्री है अलग से, अकेले अकेले पेड़ पौधे हैं वो। ठीक है, पर लेकिन अगर आप लोग जंगल जाएंगे, जैसे कि जब हम लोग खेत में जाते हैं तो बीच में एक बाग पड़ता है, बड़ा ही शानदार सा बाग है, अब तो कट पिटा कर थोड़ा ही रह गया, पहले काफी बड़ा था वो। तो वो एक तरीके से बहुत सारे जब आप लोगों को वहां पर पेड़ देखने को मिलते हैं एक जगह इकट्ठे, तो फॉरेस्ट होता है। तो दोनों को जब काउंट कर लेते हैं तो ये जो भी एरिया पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो लगभग 24.56% कवर आप लोगों को यहाँ पर ये निकल कर आता है। तो एक तो ये आप लोग याद रखिएगा, टोटल फॉरेस्ट कवर जो है ये आप लोगों के सामने यहाँ पर बेसिकली स्क्वायर किलोमीटर में भी दे दिया है। तो
तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलेगा, जो कि 21.67 है जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। यहाँ पर जो ट्री कवर है वो 2.89% देखने को मिलेगा। जब दोनों को आप लोग जोड़ दोगे, फॉरेस्ट को और यहाँ पर ट्री को, तो ये 24.56% देखने को मिल जाएगा। तो 24 याद रख लेना, इंटरेस्टिंग नंबर है, याद भी रहना चाहिए। 24 घंटे होते हैं पूरे दिन के अंदर में। ठीक है, 8th है वर्ल्ड में अगर बात करें फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा क्या होता है? पेड़ पौधे फूल पत्तियां, और फ्यूना क्या होता है? जीव जंतु पशु पक्षी। फ्लोरा एंड फ्यूना को जब दोनों को आप लोग यहां पर बेसिकली काउंट करते हो, हमारे देश के अंदर में दुनिया का 8% फ्लोरा एंड फ्यूना आप लोग को देखने को मिल जाएगा, और नियरली 8% ही जो यहां पर ग्लोबल ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो 18% है ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन। देखिए कई सारे ऐसे डेटा हैं ये जिनसे अक्सर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे दुनिया में, हमारी कंट्री में जो दुनिया का अगर बात करें फ्रेश वाटर जो है उसका कितने प्रतिशत वाटर जो दुनिया का हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलता है, करो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, तब तक मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। और कई सारे बच्चे बहुत अच्छे से आंसर देते हैं, मजा आ जाता है यार देखकर कि हाँ पढ़ाई करो तो ऐसे करो, दिल खुश होता है मेरा भी पढ़ाने में कि हाँ ऐसे ऐसे भी बच्चे इतनी मेहनत करते हैं। मैं पढ़ाता कुछ कम हूँ और वो आंसर कुछ ज़्यादा देते हैं, मतलब कम नहीं पढ़ाता हूँ, मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ तो बताते हैं, एक्स्ट्रा खुद से भी रिसर्च करके आते हैं। तो ये होता है दोनों तरफ से काम करना। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अगर दो धारी तलवार लेकर साथ में चलोगे ना, तो भाई साहब एग्जाम को दो तरफ से काटोगे आप लोग। तो इस तरीके से कुछ मेरा एफर्ट, कुछ आप लोग का एफर्ट, और बस ऐसी नैया पार हो जाती हैं। यही तो करना है थोड़ा सा काम। अगर बात करते हैं 30% जो लैंड सरफेस है अर्थ का, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, उस पर फॉरेस्ट है जो बेसिकली कवर करता है। ठीक है, इसके बारे में बोला गया कि कम से कम नियरली इतना होना चाहिए। मतलब अभी हमारा 24% है, तो बोला जा रहा है कि नियरली 30% जो लैंड सरफेस या फॉरेस्ट ये होना चाहिए। ये ग्लोबल का एक एवरेज निकाल रखा है कि यार इतना तो कम से कम रखो, यानी कि बिल्कुल खत्म मत करो यार पेड़ पौधे, ये गलत बात है। तो 30% जो है आप लोग कम से कम लेकर चलो। तो इसके चलते यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिलती है जो फॉरेस्ट का फायदा होता है। क्लाइमेट चेंज, कार्बन को जब यहाँ पर सिक्वेस्टर करने की बात आती है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। रेगुलेट करने की बात की जाती है, वाटर को, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो इन सब मुद्दों को जब हम लोग समझते हैं तो कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये पॉजिटिव साइन आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोगों को चीजें जो है वो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है प्रॉपर वे में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020, ठीक है, तो स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 यहां पर बोलती है कि 1990 से अराउंड 420 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट जो है वो आज की डेट में खत्म हो चुके हैं। यानी कि इंसान जो है वो इनको अपनी एक तरीके से ना हवस का एक तरीके से शिकार बना चुका है। सारे पेड़ पौधों को काट कर किसी का फर्नीचर बना दिया, किसी के किसी का एक तरीके से ब्रिज बना दिया, किसी का अपना टेबल चेयर कुर्सी बेड बना दिए। तो एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। और डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ काटे जा रहे हैं भाई साहब, डिफोरेस्टेशन। और करना क्या है? एफोरेस्टेशन। अभी कई सारे बच्चे मुझे टैग कर रहे हैं, मैंने बोला था कि आप लोग टैग करना #SLV आर्मी, ठीक है, प्लांटिंग ट्री। तो यहां पर कई सारे बच्चों ने यहां पर अभी इसके बारे में मुझे बेसिकली जो ट्विटर पर भी शेयर किया। अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से खुद भी मुहिम चलाते हो, और खासकर उस टाइम पर जब अभी मानसून है। मानसून सबसे बेहतरीन टाइम रहता है पेड़ लगाने का। मेरे दादाजी अक्सर बोला करते थे कि ये ऐसा ड्यूरेशन है, इस टाइम पर अगर पेड़ लगाओगे तो अक्सर वो पेड़ जो है वो उग जाते हैं, वो मरते नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में कंजर्वेशन, लैंड डिग्रेडेशन को रोकते हैं। जहां जहां पेड़ पौधे होते हैं वो बांध के रखते हैं। आप लोगों ने जड़ें होती हैं पेड़ की, तो बांध के रखते हैं चीजें। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। नियरली 178 मिलियन हेक्टेयर जो है वो अभी फिलहाल जो है वो डिक्रीज हुआ है ग्लोबली डिफोरेस्टेशन की वजह से, 1990 से लेके 2020 तक का। इंडिया जो है 4.96 मिलियन हेक्टेयर जो है वो खो चुकी है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं वेरियस तरीके से, यहां पर 1951 से लेके 1995 तक का। तो ये डेटा बता रखा है कि कहां कहां पर कितना कितना फॉरेस्ट जो है वो हम लोगों ने गवा दिया है आज की डेट में। अब यहाँ पर भी जो फॉरेस्ट होते हैं यार, उनको अलग अलग तरीके से आप लोग देखते हो। जैसे वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हो गए, ओपन फॉरेस्ट आप लोगों को कई बार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑल लैंड विद द ट्री कैनोपी डेंसिटी, यानी कि जो पेड़ होते हैं ऊपर से जो घना पेड़ होता है, आप लोग जाकर एक बार सर्च करना इसको गूगल में, आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। मतलब किस तरीके पेड़ के बारे में बातें की जा रही है। ठीक है, जैसे पेड़ का जो एक तरीके से ये पेड़ हो गया, ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है पर फिर भी ये लो, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया हो गया, ये काफी एरिया पर फैला रहता है और घने घने एक जगह इकट्ठे रहते हैं। तो 70% या फिर उससे अबव देखने को मिलेगा। मॉडरेटली जो है यहाँ पर उसमें 40 से 70% के करीब, और ओपन जो है उसमें 10 से 40% के करीब। तो यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर ये वाली कैटेगरी है। ये परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया पर ओनली 3.0% है। ठीक है, अगर स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो 99 करीब देखने को मिलेंगे।
मैक्सिमम ये क्वेश्चन आप लोगों से बन भी जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखते हैं, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, यानी कि ना तो बहुत घने ना बहुत एक तरीके से दूर दूर, ये वाले आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर 3,08,472 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आप लोगों को नजर आ जाएंगे। ओपन फॉरेस्ट जो होते हैं वो काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, काफी कम नहीं, वो दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग इनको रैंकिंग दोगे तो पहले नंबर पर आप लोगों को मॉडरेट फॉरेस्ट, दूसरे नंबर पर आप लोगों को ओपन फॉरेस्ट, तीसरे नंबर पर वेरी डेंस फॉरेस्ट, और यहाँ पर ये एक तरीके से आज डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट आप लोग देखते हैं ये यहाँ पर नजर आएंगे 1.41, जिनकी कहानी खराब हो रखी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फॉरेस्ट का अलग अलग एरिया है। अब टारगेट क्या है? टारगेट है कि कम से कम यार 30% एरिया पर तो फॉरेस्ट लेकर आओ ना, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये बातें की जा रही हैं कि कैसे उसको सुधार सकते हैं। अब एक और कैटेगरी आप लोगों से यहाँ पर अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ये थोड़ी सी अलग कैटेगरी है। वो तो मैंने बताया कि घने होते हैं, छीदे होते हैं, या फिर बिल्कुल और कम होते हैं। पर लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, ये है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जहां पर गवर्नमेंट अपना ध्यान रखती है क्या क्या बदतमीजी चल रही है उसको कैसे देखना है। पब्लिक जो है, नो पब्लिक एंट्री, पब्लिक की कोई भी एंट्री नहीं होती है, कोई कमर्शियल पर्पज के लिए यहाँ पर एक तरीके से जो है नॉर्मली एंट्री नहीं करता है, नो पब्लिक एंट्री पर, लेकिन हाँ अलाउड करते हैं कमर्शियल पर्पज के लिए कैटल ग्रेजिंग, यानी कि एक तरीके से जो पशुओं को चरा रहा है वो अलाउ करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि पब्लिक की एंट्री नहीं है, पर लेकिन जो कैटल यानी कि अपने जो जीव जंतु हैं उनको एक तरीके से खाना पीना खिला सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इतना है बेसिकली। टोटल एरिया जो है यहाँ पर दे रखा है 4,34,853 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर ये गवर्नमेंट के द्वारा देखे जाते हैं, पर लेकिन लोकल लोगों को अलाउ किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में जो थोड़ा थोड़ा जो स्मॉल फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं, पेड़ पौधे लकड़ियां वगैरह, उनको भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से बोला जा रहा है टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड कैटल ग्रेजिंग विदाउट कॉजिंग एनी सीरियस डैमेज। यानी कि ऐसा नहीं भाई साहब, जैसे अभी आप लोगों ने देखा था श्रीलंका के प्रेसिडेंट के हाउस के अंदर में सब घुसकर मजे ले रहे थे, बेड पर वहां पर कूद रहे हैं, कोई वहां पर चड्डी देख रहा है उठा उठाकर, वो वीडियो बनाई थी मैंने एक छोटी सी, आप लोगों ने देखी होगी। तो वो सारी हरकतें यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर नहीं करनी है, इज्जत से पेश आना है पेड़ के साथ में, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं। तो ये पहले वाले से थोड़ा सा कम आप लोगों को देखने को मिलेगा, 2,18,924 स्क्वायर किलोमीटर है यहाँ पर। ये तीसरे वाला ये है अनप्रोटेक्टेड, किनको कोई क्लासिफाइड ही नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है यहाँ पर ये। तो ये लगभग 1,13,642 देखने को मिलेगा। यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट उससे कम है, और यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो सबसे कम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अपनी कंट्री के अंदर में जब आप लोग इस तरीके से मैप आप लोग देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये वेस्टर्न घाट की कैटेगरी में आता है और ये ईस्टर्न घाट की कैटेगरी में आता है। वेस्टर्न घाट जो है वो सबसे रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो कर्नाटका में हाईएस्ट स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिल जाती है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इसरो का जो यहाँ पर रिसोर्स जो सेट है यहाँ पर अगर बात करें ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखता है कि कहाँ पर क्या क्या वेजिटेशन, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां हमारे देश के अंदर में है, ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, अक्सर क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। डेटा काफी ज्यादा हो जा रहा है मुझे पता है, पर लेकिन पीपीटी आप लोगों को मिल जाएगी पूरी, पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मैं डाल देता हूं, तो वहां से जाकर आप लोग इसको देख लेना, वहां पर सारी चीजें आप लोगों की समझ में आ जाएगी, ठीक है। 5 ऐसे राज्य जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है, तो कांग्रेचुलेशंस। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथे पर उड़ीसा और पांचवे पर है महाराष्ट्र। यहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। टोटल 5 स्टेट और यूटी जहां पर मोस्ट फॉरेस्ट कवर जो है परसेंटेज के हिसाब से, तो परसेंटेज के हिसाब से यानी कि मान लीजिए एक इंसान है, उसके पास में एक छोटा सा घर है, तो वो पूरे घर में से इस कोने में रहता है, बाकी सब जगह जंगल लगा रखा है, ठीक है। एक इंसान है, उसके पास में इतना बड़ा घर है, ठीक है, उसने क्या कर रखा है, छोटे से घर में यहाँ पर पेड़ पौधे लगा रखे हैं, बाकी के में अपना जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। पर लेकिन ये जो छोटा सा घर में जो इससे लगा रखा है, ये एरिया भी यहाँ पर इससे ज्यादा है, तो कहने का मतलब है कि इसके यहाँ पर एक तरीके से परसेंटेज कवर यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा फॉरेस्ट का, क्योंकि इसका बड़ा एरिया है। तो परसेंटेज को इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज, मिजोरम में दूसरे नंबर पर, अरुणाचल प्रदेश अंडमान में तीसरे नंबर पर, इसी के साथ में अंडमान और निकोबार पे तीसरे नंबर पर, अरुणाचल प्रदेश चौथे और मेघालय 5वें नंबर पर। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। सबसे कम कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेस देन 10%, जहां पर त्राहिमाम है, तो लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार, ये वो राज्य हैं जहां पर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। और खासकर यहां पर कई राज्य तो ऐसे हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, गुजरात, बिहार, पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा हमारे देश की देखने को मिलती है, तो इसलिए इनके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, सॉल्यूशन निकालना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन जाते हैं।
पहले क्या क्या चीजें मैंने बता दी है वो आप लोगों को बता दूं ताकि क्वेश्चन के आंसर आप लोग अच्छे से दे सको। सबसे पहले मैंने बताया कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, इसी के साथ में मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन आप लोगों को यहाँ पर बताए। इसके बाद में हम लोगों ने फॉरेस्ट देखा, कहाँ कहाँ पर कितना कितना फॉरेस्ट कवर है, उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड किया, कहाँ कहाँ पर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिक जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को यहाँ पर बताई। यूपीएससी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल पर पूछती है, पर लेकिन आप लोगों की नॉलेज जो है वो काफ़ी काम यहाँ पर आ जाती है। जैसे कि बोला गया कि पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एक राज्य ऐसा है जहां पर कुछ आप लोगों को विशेषताएं देखने को मिलेगी। पहला ये बोला गया कि इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पास थ्रू द नॉर्दर्न राजस्थान, यानी कि वो उस लैटिट्यूड पर है जो कि नॉर्दर्न राजस्थान से होकर गुजरता है। नॉर्दर्न राजस्थान यानी कि यहाँ पर, यानी कि या तो वो हरियाणा होगा या फिर वो उत्तर प्रदेश होगा या फिर वो मतलब एक तरीके से यहाँ पर एक या नॉर्दर्न राजस्थान ले लो, चलो ठीक है, ठीक है, या तो वो हरियाणा होगा या उत्तर प्रदेश होगा या फिर आप लोगों को वो अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर इसका 80% जो भाग जो है वो फॉरेस्ट से कवर है। मैंने अभी यहाँ पर बताया आप लोगों को कि कहाँ कहाँ पर फॉरेस्ट ज्यादा है। हरियाणा उत्तर प्रदेश में तो कहानी खराब थी, तो आप लोग यहाँ से समझ ही गए होंगे हालांकि आंसर। तीसरा बोला गया कि यहाँ पर ओवर 12% जो फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट करता है वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर भी यहाँ पर आता है, स्टेट के अंदर में। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, तो ये आप लोग अगर अंदाजा लगाएंगे नॉर्दर्न राजस्थान से, अगर यहाँ से भी आप लोग एक बार को ले लेते हैं तो ये तो सिक्किम आएगा आप लोगों के दिमाग में या फिर अरुणाचल प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन आप खूबसूरती यहाँ पर ये ना तो सिक्किम दे रखा है, ना आप लोगों को यहाँ पर ना ही उत्तर प्रदेश दे रखा है, उत्तराखंड दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, और देखो तो यहाँ पर उत्तराखंड से नॉर्दर्न जो अगर बात करें राजस्थान के एरिया थोड़ा सा आप लोगों को होकर जा सकता है, उत्तराखंड भी आप लोग यहाँ पर एक बार को कंफ्यूजन में आ सकते हैं। पर लेकिन जो ये डेटा मैंने बताए हैं, ठीक है, तो इनसे आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि 80% भाग पर फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को बताया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश देखो यहाँ पर 80% भाग है, 79.63%। तो उत्तराखंड तो यहाँ पर है नहीं। तो डेटा सारा पढ़ाया मैंने डिटेल में आप लोगों को, पर लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा गया, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया, पर लेकिन काम सारा आ रहा है ना, इसको देख के आंसर दे सकते हो ना अगर आप लोगों के माइंड में चीजें। तो यूपीएससी इस तरीके से आप लोगों के साथ में खेलता है यार। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पर ए अरुणाचल प्रदेश। तो अगर डेटा को आप लोग ढंग से इस्तेमाल करना एक बार को जान गए तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकोगे। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर आप लोग इसको देख पा रहे हो यहाँ पर, तो ये पूरा एरिया हो गया। अगर इससे आप लोग होकर जाते हैं यहाँ पर लैटिट्यूड से, ठीक है, तो ये वाला यहाँ से जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश आप लोगों को एग्जैक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में यार बनते हैं, जो कि मैंने अभी आप लोगों को उदाहरण दिखाया। ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। ये बेसिकली स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन बना था कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द इन्वायरमेंट टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड द जो वाइल्ड लाइफ है। ये कहां पर मेंशन है, फंडामेंटल ड्यूटी में है या फिर फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटी में, डीपीएसपी में, या फिर नन ऑफ द अबव। स्टेट सेल एंडेवर यानी कि स्टेट के बारे में बात की जा रही है। मैंने बोला कि आप लोगों की तो ड्यूटी होगी तो आप लोगों की फंडामेंटल ड्यूटी आ जाएगी, पर गवर्नमेंट कहां काम करती है, गवर्नमेंट को जो ड्यूटी दी जाती है कहां पर है, वो तो डीपीएसपी के अंदर है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और यही तो पढ़ाया था आप लोगों को अभी काफी डिटेल में कि डीपीएसपी के लिए है आर्टिकल 48A के तहत, 51A के तहत आप लोगों के अंदर यहां पर आता है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को एंजॉय करिए, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक आसान सा क्वेश्चन है जो कि डिटेल में अभी पढ़ा है। बोला है कि यहां पर बोला है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है फॉरेस्ट कवर एरिया को। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा, इसको आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 1 2 3 1 4, सी में बोला गया 3 1 4 2, डी में बोला गया 4 3 2 1। तो सही आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से, ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये काफी डिटेल में अभी आप लोगों को पढ़ाए, यहाँ पर आप लोगों के सामने आंसर है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार मैच कर लेना, क्वेश्चन के आंसर भी आप लोगों के सामने है। फिर बोला गया कि फॉरेस्ट परसेंटेज वाइज कहां कहां पर जाते हैं, तो इसको भी आप लोग मैच कर लेना। फिर से टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है, आंसर आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख लेना इसको, थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। टॉपिक के साथ साथ में अगर इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग आंसर देना सीख गए ना, तो यार कोई भी एग्जाम आप लोगों के हाथ से छूटने वाला नहीं है। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करके चलो यार, ताकि यूपीएससी क्वेश्चन भी सोल्व हो, स्टेट पीसीएस के सोल्व हो, और इंटरव्यू भी कोई आप लोगों से पूछे तो बोले कि यार ये होती है पढ़ाई। ठीक है, आप लोग की पीठ थपथपाए और आप लोग भी अपनी पीठ थपथपाओ। उसी के साथ में जो वीडियो को भी आप लोग बताओ कि कैसी वीडियो है, तो लाइक या डिसलाइक का बटन दबाकर आप लोग बता सकते हैं कैसा लगा ये आप लोगों को टॉपिक। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर डिसलाइक कर सकते हैं अगर पसंद नहीं आया कि हाँ यार कैसा पढ़ा है यार, इससे तो अच्छा मैं अपना आप ही पढ़ लेता, अगर वो वाली फीलिंग आ रखी है तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर देना। ठीक है, ताकि आगे आने वाले टाइम में मैं थोड़ा सा और इंप्रूव कर लूँ चीज़ों को। ओके, तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी।
ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा यहाँ पर, और आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आप लोग नॉर्मली अगर बात करें ये लेक्चर क्यों देखते हैं, उसके पीछे दो रीज़न है, आप लोगों का बताना कौन सा रीज़न है। एक तो रीज़न ये है कि आप लोग चाहते हैं कि इस लेक्चर से मुझे नॉलेज मिले, और दूसरा ये रहता है कि इस लेक्चर से मुझे सेलेक्शन मिले। नॉर्मली ये दो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं कि हाँ ये चीज़ें जो है इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो यानी कि कोई ना कोई रीज़न है आप लोगों का ये लेक्चर देखने का। जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में क्या मुद्दा रहेगा कि हाँ यार आगे चल के अच्छा खासा अर्निंग करनी है, अर्निंग करने के बाद में अपने मम्मी पापा को सपोर्ट करना है, अपनी भी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेटर तरीके से लेके चलना है। बहुतों का ऐसा होगा कि घर खरीदना है, और बहुतों का ऐसा होगा कि आगे चलकर जो है अपना कुछ और बिजनेस करना है, या फिर अपनी ही ज़िंदगी में कुछ और बेटर तरीके से अच्छी पोजीशन पर पहुंचना है। पर लेकिन अगर इन सब चीज़ों को अगर बैकग्राउंड में आप लोग जाकर देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी कि आप लोग अर्न कितना कर रहे हैं, यानी कि कमा क्या रहे हैं, और आप लोग सेविंग कितना कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो बातें बता रहा हूँ उसका बेसिक मुद्दा ये है कि ज़िंदगी में अगर अभी से ही आप लोगों ने सेविंग करने की आदत डाल ली तो ये बहुत लंबे समय तक आप लोगों को काम आने वाली है। यानी कि जो भी पैसा आप लोग घर से आता है या फिर जो भी आप लोग कमाते हैं, तो कोशिश करो कि कुछ ना कुछ प्रतिशत जो है उसका अपना सेविंग में आप लोगों को रखना चाहिए। यानी कि आप लोगों को सेविंग करने की आदत डालनी चाहिए, चाहे घर से ही पैसा क्यों ना आ रहा हो। आप लोग कोशिश करो, अगर घर से आप लोग 10,000 रुपये लेके चल रहे हो तो उसमें से एट लीस्ट 10,000 में से आप लोग ये तो कोशिश कर ही सकते हो कि उसमें से आप लोग 500-700 रुपये कम से कम बचा के रख लो हर महीने। ठीक है, इमरजेंसी में आप लोग काम आ जाएंगे, घर वालों से न मांगना पड़े, घर वालों के ऊपर बर्डन न पड़े, तो ये एक तरीके से सेविंग हो जाती है। और आप लोग उसको अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट की चीज़ों को देखते हुए उसको यूटिलाइज भी आप लोग कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये आर्टिकल है द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर कवर किया गया, और यहाँ पर कुछ ऐसी स्कीम के बारे में आप लोगों से बात करूंगा जिसके अंदर लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और यहाँ से अच्छी खासी जो अर्निंग है वो उनकी होती रहती है, और ज़िंदगी में एक बेटर पोजीशन पर वो पहुँच जाते हैं। नॉर्मली बात करूंगा पीपीएफ के बारे में, सुकन्या समृद्धि योजना। ये कई सारी ऐसी स्कीम है जिनका इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ पर चेंज करने की बात की जा रही थी, पर लेकिन फिर गवर्नमेंट के द्वारा चेंज नहीं किया गया। तो इसी मुद्दे को देखते हुए यहाँ पर एक अच्छा टॉपिक बन जाता है, और ये एक आम जनता से जुड़ा हुआ टॉपिक भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करके देख सकते हो। अभी गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया कि स्मॉल सेविंग स्कीम, जिसके अंदर में आप लोग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या फिर पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसको आप लोग बोलते हैं, ये यहाँ पर अभी इसका जो रेट था उसको चेंज करने की बात की जा रही थी, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, कई सारे और इशू देखने को मिल रहे हैं, पर लेकिन इसको चेंज नहीं किया गया। इसको 2020-21 में रिवाइज किया गया था, तब से इसको चेंज नहीं किया गया। तो यहाँ पर अभी जो सबसे मुद्दा आता है आप लोगों के माइंड में निकलकर कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये स्मॉल सेविंग स्कीम क्या है, जिसके तहत यहाँ पर ये पूरे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्मॉल सेविंग स्कीम जो है ये बेसिकली इसके अंदर कई सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इसके अंदर मेजर जो सोर्स है वो है हाउस होल्ड सेविंग इन इंडिया। ठीक है, और ये लगभग 12 इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप लोग बैंक में जाते हैं, आप लोग बैंक में अपना पैसा रखते हैं, तो बैंक में अगर सेविंग अकाउंट है तो वो लगभग 3 या फिर 3 से 4 के बीच में आप लोगों को वहाँ पर वो एक तरीके से इंटरेस्ट देता है। पर लेकिन अगर आप लोग उसको जाकर अलग तरीके से अगर आप लोग उसको प्रोविडेंट फंड में डालते हैं, एक तरीके से ना एक तरीके से ये क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में डालते हो तो वहां पर आप लोगों को अलग थोड़ा सा और ज्यादा बढ़कर वहां पर आप लोगों को जो है अपना एक तरीके से रिटर्न मिलेगा। अगर वही जो है आप लोग जाकर स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हो, ठीक है, तो उसमें और आप लोगों को रिटर्न मिलेगा। कई सारे बिटकॉइन में लगाते थे, उनको और ज्यादा रिटर्न मिलता था, पर लेकिन रिस्क बढ़ता चला जाता है। आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा कि रिस्क है तो इश्क है। ठीक है, तो एक तरीके से यानी कि इश्क है तो रिस्क है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से जहां पर रिस्क रहेगा वहां पर आप लोग की अर्निंग के भी ज्यादा वो रहेंगे साधन, और इसके अपोजिट भी इतना है, वहां पर नुकसान होने के भी ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो उनको क्या कहता है, जब भी स्मॉल सेविंग स्कीम है इसमें अगर पैसा आप लोगों ने डाल दिया तो एक एश्योर्ड इंटरेस्ट आप लोगों को मिलता रहता है कि आप लोगों ने पैसा डाल दिया, मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये, तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि लगभग 6 रुपये या फिर 8 रुपये आप लोगों को यहाँ पर रिटर्न मिलता रहता है, यानी कि हर 100 रुपये पर 6 रुपये आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो ये होता है जिसमें आप लोगों का पैसा रखा रहता है काफ़ी लंबे समय तक। और ये जो सेविंग रहती है जिसमें आप लोग अपना पैसा रखते हैं, तो ये नॉर्मली कहाँ कहाँ पर होती है, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, जैसे कि आप लोग इसके बारे में बात करें तो पोस्ट ऑफिस के अंदर आप लोगों को नजर आते हैं। जैसे सेविंग डिपॉजिट होगा, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, टाइम डिपॉजिट हो गया, अलग अलग तरीके से पोस्ट ऑफिस के अंदर में आज के डेट में तो पोस्ट ऑफिस भी बैंकिंग सिस्टम का काम कर रहे हैं ना। तो एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया सेविंग सर्टिफिकेट्स, तो यहाँ पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या फिर किसान विकास पत्र आप लोग बोल सकते हो। तीसरा हो गया सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो यहाँ पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर आप लोग सुकन्या समृद्धि अकाउंट या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो।
ये अलग अलग तरीके की स्कीम होती है जिसमें आप लोग जाकर अपना पैसा रखते हो और इनमें अलग अलग तरीके से रिटर्न मिलता है। पर लेकिन अगर बात करें ये सारी जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से सब टाइप है स्मॉल सेविंग स्कीम का, तो आप लोग इसको एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर भी आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। जैसे कई सारे उदाहरण है, अगर लिखने के लिए आप लोगों के लिए आ जाए तो सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, किसान विकास पत्र हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड आप लोगों ने देख लिया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो सारा पैसा जब आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप लोग जाकर इसके अंदर अपना पैसा रखते हैं, तो सारा का सारा पैसा हो जो है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में ये गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। अभी यहां पर ये जो पैसा है आप लोगों ने रख दिया, आप लोगों को इसका इंटरेस्ट मिलता रहता है, यानी कि आप लोगों ने तो जाकर पैसा रख दिया, पर लेकिन ये पैसा यहां पर पड़ा नहीं रहता है। इस पैसे को तुरंत निकालकर जो है वो यहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, या तो किसी और को इसको लोन में दे दिया जाता है। मान लीजिए आप लोगों को 6 का इंटरेस्ट दे रहे हैं, 6 का रिटर्न मिल रहा है आप लोगों को, पर लेकिन यहां पर गवर्नमेंट जो है इसको या तो 8 में देगी किसी को ले जाकर, या फिर 10 में देगी, तो यहां पर खुद इससे कमाएगी और उसके बाद में आप लोगों को देगी। और इसी का इस्तेमाल किया गया अभी कोविड-19 के टाइम पर भी। जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है यहाँ पर, उसका काफी हद तक गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, जो इसको फाइनेंस करने के लिए कोविड पेंडेमिक के टाइम पर जब गवर्नमेंट के पास में अर्निंग के साधन नहीं थे, लोगों ने टैक्स नहीं दिया क्योंकि टैक्स का कोई सोर्स नहीं बन रहा था लोगों के पास में, बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही थी। तो उस टाइम पर सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि गवर्नमेंट के पास में पैसा आए तो आए कहां से। तो उस टाइम पर बोला गया कि ऐसा पैसा है जो कि दुनिया भर के लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर रखा है। तो गवर्नमेंट का जो डेफिसिट था, डेफिसिट क्या होता है, आमदनी 98 और खर्च रुपया, यानी कि आप लोग जो एक तरीके से कमा रहे हो उससे ज्यादा आप लोग खर्च कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग डेफिसिट में चले गए। तो उस टाइम पर जब बोरिंग करता है तो मार्केट से भी यहाँ पर एक तरीके से पैसा उठाते ही है ना यहाँ पर गवर्नमेंट। मान लिया आप लोगों के लिए एजुकेशन की स्कीम चला दी, आप लोगों के लिए कोई और जैसे कि जो छोटी छोटी बच्चे हैं उनके लिए स्कीम चला दी कि इनको एजुकेशन देनी है, 6 से लेकर 14 साल के लिए बच्चों को एजुकेशन देनी है। तो ये जो सब सारी चीजें यहाँ पर चलती रहती हैं, तो उस टाइम पर सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यही निकल के आता है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिसके बारे में कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो आज आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। एक टाइम ऐसा था कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आप लोगों ने सुना होगा कि पेंशन दी जाती थी, यानी कि अगर आज की डेट में रिटायर कोई इंसान हो जाता है तो ये माना जाता था कि जो इसको आज के डेट में सैलरी मिल रही है उसकी लगभग आधी से थोड़ी कम उसको पेंशन दे दी जाती थी। ये आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, पर लेकिन फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर आकर गवर्नमेंट ने जो है वो वाली पेंशन की स्कीम जो है वो बंद कर दी, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन बनने लगा था, यानी कि दुनिया भर के लोग रिटायर हो रहे हैं। अब यहाँ पर उन जो रिटायर हो गए वो काम तो कर नहीं रहे, अब उनको प्रॉपर जो है एक सैलरी टाइप में जा रही है, तो कई बार गवर्नमेंट को नुकसान भी काफी ज्यादा हो रहा है। मार्केट में कोई टैक्स वैक्स की दिक्कत हो गई, कुछ मतलब एक तरीके प्रॉपर उनको टैक्स नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो भी एक तरीके से उनको फायदा नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉपर एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, इकोनॉमी को नुकसान पहुंच गया जैसे कोविड-19 की वजह से या 2008 में रिसेशन की वजह से। तो ये सब इशू चलते रहते थे, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन पड़ता था एक्स्ट्रा, पर लेकिन गवर्नमेंट को ये लगा कि इसका कोई इलाज करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजों को चेंज किया गया। एक तो यहाँ पर क्या किया गया कि कोई भी पेंशन का आज के डेट में जो सिस्टम आता है वो मार्केट के साथ में कनेक्ट कर दिया, यानी कि आप लोगों की सैलरी में से जो पैसा कटेगा उसी के बेस पर फिर आगे चलकर आप लोगों को जो है पेंशन मिलने वाली है, और वो भी मार्केट के साथ में कनेक्ट होगी। यानी कि अगर मार्केट में जो है एक तरीके से जो ठीक चीजें प्राइस चल रही हैं, एक तरीके से इंटरेस्ट रेट अच्छा है, तो यहाँ पर उसी के चलते यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया बहुत सारी स्कीम को भी कि यहाँ पर उसी तरीके से रिटर्न दिया जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट करो तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, यानी कि मार्केट का जैसा रिस्क रहेगा उसी बेस पर आप लोगों को रिटर्न मिलेंगे। तो यहाँ पर श्यामला गोपीनाथ पैनल बनाया गया 2010 में, और इस पैनल ने बोला कि मार्केट के साथ में लिंक कर दो, अगर मार्केट अच्छी रहेगी तो सबको फायदा होगा, अगर मार्केट बुरी रहेगी तो गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा और जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको भी नुकसान होगा। तो ये काफी बड़ी बात यहां पर आ गई, पर लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है कुछ टाइम के लिए इसको फिक्स रखती है, अपने हिसाब से उसको चेंज करती रहती है, पर मार्केट के साथ में कनेक्ट करके रखने की उसको कोशिश की जाती है ताकि गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो ज्यादा बर्डन न बने। 2016 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर रिव्यू किया गया इंटरेस्ट रेट स्मॉल सेविंग स्कीम का, और क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर इसको बेसिकली कोशिश की जा रही है। ओल्ड डिपॉजिट जो भी रिसीव किया रहा है अंडर वेरियस स्कीम फॉर जो भी यहाँ पर नेशनल सेविंग फंड के अंदर आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से चीजों को देखा जाता है कि जो मनी यहाँ पर की जाती है वो सेंटर के फाइनेंस के, वो सेंटर जो है उसको कई बार यूज करता है फाइनेंस इट्स जो फिस्कल डेफिसिट के तौर पर भी यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर लेता है कई बार, ठीक है। यानी कि जब फिस्कल डेफिसिट होता है तो वहां पर भी फंड को यूज कर लेता है सेंटर। तो सेंटर के लिए तो एक तरीके से ऐसा हो गया कि एक तरीके से आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि घर में जो है कई सारे लोग हैं कमाने वाले, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं सारी इकट्ठा करके पैसा जो है अपने फादर साहब के पास में रख रहे हैं। तो फादर साहब के पास में रख दिया कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे पापा से,
पर लेकिन पापा जो है, पापा थोड़े से और दिमाग वाले हैं, उन्होंने क्या किया, उस पैसे को उठाकर जो है फिर से यहाँ पर कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिया, ताकि घर में पड़ा तो पैसा कोई काम का नहीं है, उससे और रिटर्न थोड़ा आने लगे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो गवर्नमेंट वो तो करती है पर लेकिन कहीं पर नुकसान हो गया, घर में टूट फूट गया, कुछ चोरी चकारी हो गई, तो उस टाइम पर पापा जो है उसको पैसे को यूज भी कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पापा हो गए एक तरीके से, और यहाँ पर ये फंड जो आप लोग यहाँ पर इसके पास में रख रहे हैं, तो उस तरीके से समझ सकते हैं एक आप लोग उसको सिक्योर जगह रख रहे हैं, जहां से आप लोगों को पता है कि ये इंसान जिसने हमको पाल पोस कर बड़ा कर दिया, हमारा पैसा तो कम से कम ये संभाल ही सकता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये वाली चीजें हैं यहाँ पर जो कि आप लोगों के माइंड में, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया इसके बारे में कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा इसको चेंज नहीं किया गया। स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में बताया कि कौन कौन सी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कई सारे लोग जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर ये किस तरीके से रेट जो है वो डिटरमाइन किया जाता है मार्केट बेस पर। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, इससे ये पता चलेगा कि ये आर्टिकल आप लोगों ने ढंग से सुना है या फिर ढंग से नहीं सुना है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को आर्टिकल ढंग से सुनना होता है, तभी आप लोग उन क्वेश्चन के आंसर भी दे पाते हो। ठीक है, बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू द टाइप एंड द सब टाइप ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पर स्मॉल सेविंग स्कीम को कई कैटेगरी में मैंने बताया आप लोगों को कि पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट है, तो किसान विकास पत्र हो गया, सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, टाइम डिपॉजिट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो गई, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो करेक्टली मैच करना है, और ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे यूपीएससी में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इसको जो है अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर बात की जाए यहाँ पर, तो बोला गया ओनली 1 पेयर सही है, ओनली 2 पेयर सही है, ओनली 3 पेयर सही है, या फिर नन ऑफ द अबो। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए बी सी एफ डी अगर आप लोगों से पूछा जाए। तो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया, अगर आप लोग इसको देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो ये आंसर है आप लोगों के सामने ए, यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या आता है, सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर क्या आता है, या सोशल सिक्योरिटी के अंदर क्या आता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को उसी तरीके से मैच करनी है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार। अगर माइंड में क्लैरिटी होगी तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और अब की बार यूपीएससी ने आप लोगों का एलिमिनेशन मेथड जो है वो थोड़ा सा साइड में रख दिया था, ताकि आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी लेकर यहाँ पर जाओ। ठीक है, तो माइंड में क्लैरिटी आई, यस या फिर नो। अगर यस है तो थम्स अप जरूर देना, और अगर यस नहीं है तो थम्स डाउन यानी कि डिसलाइक कर सकते हैं। और फीडबैक जरूर दिया करो अगर आप लोगों को लेक्चर सुनकर कुछ समझ आता है और चीजें आप लोगों को लगता है कि थोड़ी आसान हुई है। ठीक है, बस ये तो है यार, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की जिंदगी में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा भी रहे। जब आप लोग एग्जाम में जाकर बैठो तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करो कि हाँ ये कुछ ऐसी चीजें जो हमको आती हैं। ठीक है, तो बस यही है, बाकी तो आप लोगों को ही मेहनत करनी है, पेपर आप लोगों को ही देना है। मैं तो बस आप लोगों को यार थोड़ा सा एक रास्ता दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ये था पूरा डिस्कशन इस पर्टिकुलर टॉपिक का, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज की दुनिया जो है ना वो एडवर्टीजमेंट की दुनिया है। आज की डेट में अगर आप लोग कोई भी चीज़ देखते हैं उस पर किसी न किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। एडवर्टीजमेंट करना काफ़ी हद तक कई सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद भी है। जिस तरीके से क्या बोलूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम को अगर एडवर्टीजमेंट न किया जाए तो लोगों तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी, तो वो जरूरी है। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कई बार गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनको अच्छे से एडवर्टाइज करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर थे वो, जिन्होंने शानदार तरीके से उसको एडवर्टाइज किया। पर लेकिन अगर यही एडवर्टीजमेंट जो है उसको गलत दिशा दी जाए, थोड़ा सा माइंड में गलत चीज़ें रखकर और गलत तरीके से चीज़ों को दिखाया जाए, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट भी डालते हैं। अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा अक्षय कुमार, शाहरुख खान और इसी के साथ में जो अजय देवगन जो हैं वो विमल का ऐड करते हुए पाए गए। तो जो लोग उनको फॉलो करते हैं उनके सेंटिमेंट्स उनके साथ में जुड़े हुए हैं, और लोग ये सोचते हैं कि यार वो खा रहा है तो मतलब हम लोगों को भी खाना चाहिए। खासकर बच्चों के बारे में बात की जा रही है। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से एक न्यूज़ डिस्कस की थी, वहाँ पर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। उस टाइम में ये दिखाया गया था कि एक बच्चा पूरी की पूरी सिगरेट की एक डिब्बी पी गया। रीज़न क्या था? रीज़न उसका ये था कि यस जो है वो जो अभी रिसेंटली जो मूवी आप लोगों ने देखी होगी उसमें यस को दिखाया गया कि काफ़ी लार्ज स्केल पर सिगरेट पीता है हर जगह। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह है कि वो जो था इतना इंस्पायर हो गया यहाँ पर बेसिकली मूवी से, तो KGF 2 से, तो उसने क्या किया, उसके चक्कर में पूरी की पूरी सिगरेट की डिब्बी पी गया और बीमार हो गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत एडमायर कर रहा था एक तरीके से, और एक तरीके से उसको अपना हीरो मान रहा था। पर लेकिन पूरी मूवी में दिखाया गया कि दारू और जो सिगरेट पीते हुए बड़ी फ्रिक्वेंटली दिखाया गया, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो भी सोचते हैं कि यार ये तो एक बड़ा ही सही तरीका है, एक तरीके से हीरो पी रहा है इसको। ठीक है, तो एक तरीके से हीरोपंथी में वो आ जाते हैं फिर। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ होती है। तो एडवर्टीजमेंट का नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये सारे एडवर्टीजमेंट दिखाए किसको जाते हैं? वो दिखाए जाते हैं कंज्यूमर को। और कंज्यूमर कौन है? हर एक इंसान कंज्यूमर है। इवन जो चीज़ें बेच रहा है वो भी किसी न किसी चीज़ को कंज्यूम करता है। मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों ने एक दुकान खोली और उसमें आप लोगों ने किताबों को बेचना स्टार्ट किया, तो किताबों को आप लोग बेसिकली एक तरीके से विक्रेता हो गए। कोई ना कोई किताबें खरीद रहा है,
तो वो यहाँ पर कंज्यूमर हो गया। पर लेकिन ये सोचो कि वो भी कुछ ना कुछ खरीद रहे होंगे ना, जो किताबें बेच रहे हैं वो अपने कपड़े खरीद रहे होंगे, मोबाइल खरीद रहे होंगे, चप्पलें खरीद रहे होंगे, घर के खाने का सामान खरीद रहे होंगे, तो कोई चीज़ वो भी कंज्यूम कर रहे होंगे और इनका भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट कर रहा होगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप में कनेक्ट हैं। तो एडवर्टीजमेंट जो है अगर वो मिसलीडिंग हो जाए, यानी कि अगर वो भ्रामक हो जाए, लोगों को गलत तरीके से चीज़ें दिखाई जाए, तो ये विज्ञापन अगर झूठे हो जाए तो कई सारे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसके द्वारा यहाँ पर गाइडलाइन इशू की गई है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके और कोई भी ऐसे ऐड जो कि इलॉजिकल है और जो खासकर बस ये चाहते हैं कि कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से चीज़ों को खरीद ले, आज का ऑफर है भाई साहब, आज खत्म हो जाएगा, आज के बाद में ये ऑफर नहीं मिलेगा, और फिर एक हफ्ते बाद वो ऑफर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये हरकतें होती हैं कंज्यूमरिज्म की, एक तरीके से जब देखने इलॉजिकल तरीके से कि लोगों को बस फंसा लो किसी न किसी तरीके से। और कई बार तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, लोग जो है एक पर्टिकुलर तरीका ढूंढ लेते हैं एडवर्टीजमेंट को करने का, इसको बोलते हैं सरोगेट एडवर्टीजमेंट। सरोगेट मदर का नाम आप लोगों ने सुना है। उसमें क्या करते हैं, किराए की कोख लेते हैं और यहाँ पर बेसिकली बच्चा किसी और का होता है, किराए की कोख में उसको पाला जाता है और फिर अपने बच्चे को वो लेकर चले जाते हैं, यानी कि बच्चा किसी और का है और पाल किसी और को रहा है, पाल कोई और रहा है। सरोगेट एडवर्टीजमेंट में बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आज की डेट में कोई ए कंपनी है और वो ए कंपनी जो है वो सिगरेट की कंपनी है, ठीक है। दूसरी साइड में इस ए कंपनी ने क्या किया, अपना जो है एप्पल का जूस बेचना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर ये क्या करेगा, ये बेसिकली मेन प्रोडक्ट तो सिगरेट है पर लेकिन एप्पल का जूस मार्केट में बेचा जा रहा है इसके थ्रू। यानी कि एक तरीके से इसका जो फंडा है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे विमल क्या बोलता है, वो पान मसाला बेच रहा है, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड में आप लोगों को बहुत सारे उसके नशीले जो है प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ये मालविया वाली बात है, कैलेंडर निकाल रहे हैं पर लेकिन रियलिटी में क्या कर रहे हैं, दारू का एडवर्टीजमेंट चल रहा है। तो यहाँ पर इसी तरीके से कहने के लिए तो यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं पर लेकिन रियलिटी में बैकग्राउंड में वो सिगरेट का एडवर्टीजमेंट चल रहा है और यहाँ पर दिखा रहा है कि एप्पल का जूस बेचा जा रहा है। यानी कि आज की डेट में आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इंसान को समझेंगे ना कि ये इंसान तो यार वही है जो एप्पल का एडवर्टीजमेंट कर रहा था, तो इसका ही कोई प्रोडक्ट होगा तो इसका मतलब ये अच्छी चीज़ें दे रहा है तो इसमें भी कोई ना कोई अच्छे गुण ही होंगे। तो सरोगेट प्रैक्टिस जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करती है जो कि सोसाइटी में एक नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। खासकर लिकर बेचने वाली जो कंपनी है वो यहाँ पर ऐसा करती है, वो दिखाती है कि हम लोग सोडा पानी बेच रहे हैं, ठीक है, हॉलीडे पैकेज आप लोगों को देना स्टार्ट कर देंगे, ऐसी ऐसी हरकतें करेंगी। तो इससे काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है लोगों की हेल्थ के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर, जिसको टैकल करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। दूसरा बोला गया फ्री क्लेम करना एडवर्टीजमेंट के बारे में। अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर फ्री क्लेम जो एडवर्टीजमेंट है एक तरीके से आप लोगों को बोलेंगे ये चीज़ जो है वो फ्री में। जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे दुकान पर आप लोग जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो एनवलप होता है वो मान लीजिए फ्री में दे दिया, हालांकि उसके पैसे चार्ज करते हैं और कई बार उस पर क्या रहता है, उनका एडवर्टीजमेंट छपा रहता है। तो यहाँ पर ये गलत तरीका है। अगर सामने वाले से आप लोग पैसा ले रहे हो उस चीज़ का जो कि आप लोग यहाँ पर सामने वाले को दे रहे हो, तो उसमें तुम्हारा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम खुद वहाँ से पैसा ले रहे हो उनसे, तो उनको वो विदाउट एडवर्टीजमेंट मिलना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो गुड्स, ये प्रोडक्ट या सर्विस जो होते हैं वो फ्री विदाउट चार्ज, ठीक है, ये बोलते हैं तो एक तरीके से, पर लेकिन कंज्यूमर को पे करना होता है उसके लिए। रियलिटी में वो एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं कई बार। इसी के साथ में एडवर्टीजमेंट जो टारगेटिंग की बात की जा रही है, जो खासकर बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर इन सब चीज़ों से दूर रखने की बात की जा रही है, ताकि उनको एक तरीके से साधन ना बनाया जाए इन सब चीज़ों का। एडवर्टीजमेंट के थ्रू कई बार आप लोगों ने देखा होगा बच्चों के ऊपर भी एडवर्टीजमेंट आज के डेट में दिखाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गलत है, भ्रामक ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और इनको रोकना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में काफ़ी शानदार बॉडी है और जो कि काफ़ी जद्दोजहद से ये काम करती है, जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको आप लोग CCPA के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, तो ये प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है और इन्फोर्स करती है राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, यानी कि जो कंज्यूमर्स के अधिकार हैं उनके बारे में यहाँ पर ये बात करती है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, ये फंक्शन करती है अंडर द गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई बार स्टेटमेंट दे दी जाती है क्वेश्चन में और आप लोगों से पूछा जाता है कि बताओ ये कहाँ पर कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में कंज्यूमर के अधिकारों के बारे में बात करते हैं, उनके साथ में कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। और ये आप लोग देखते हैं बाकायदा मेंशन किया गया कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट भी वहां पर नहीं होने चाहिए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो प्रोडक्ट बेचना है उसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करो, उसके दिखाने का, उन्हें हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने कुछ और, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
तो कंज्यूमर जो राइट है, अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिस है या फिर मिसलीडिंग जो एडवर्टीजमेंट है, इन सब के ऊपर फोकस देना है। आप लोग सोचो यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले काफी केस पहुंचा था यहाँ पर बेसिकली कंज्यूमर फोरम के अंदर में। एक पिता हैं, वो बाहर रहते हैं कहीं, उन्होंने बर्थडे पर अपने बच्चे के लिए कोई खिलौना भेजा, पर लेकिन वो खिलौना जो है वो रास्ते में आते आते टूट गया। जब बच्चे के बर्थडे पर मिला तो वो टूटा हुआ खिलौना मिला। या फिर कई बार ऐसा होता है कि खिलौना आज भेज दिया गया कई दिनों पहले, पर लेकिन जो खिलौना पहुंच रहा है बर्थडे के बाद में पहुंच रहा है। ऐसे भी कई बार इशू देखने को मिलते हैं, वो तो एक अलग चीज है, पर लेकिन टूटा हुआ खिलौना पहुंचना, ये तो इरेस्पॉन्सिबल तरीके से आप लोगों ने जो सर्विस प्रोवाइड कराई है उसकी वजह से हरकतें देखने को मिलती है। तो नुकसान किसको हुआ? नुकसान हो गया यहाँ पर जो कि यहाँ पर उसको बेसिकली खिलौने को खरीद कर लेकर आया था, और एक तरीके सेंटिमेंट्स भी यहाँ पर हर्ट हुए, तो इनका भी ध्यान यहाँ पर रखना होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कंज्यूमर और जो देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एक जो बेचने वाला है, एक होता है खरीदने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो बेचने वाला है, यहाँ पर जो विक्रेता है, जो सेलर है, और जो कंज्यूमर है, उसमें आप लोगों को डिफरेंस समझना पड़ेगा। जैसे कि अमेजन से आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आप लोगों ने प्रोडक्ट जो है अपने लिए यूज किया, उसको बोलेंगे कंज्यूमर। पर लेकिन वही प्रोडक्ट अगर फिर से आप लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया ले जाकर किसी और को, तो फिर आप लोग कंज्यूमर नहीं रह गए, फिर आप लोग सेलर बन गए। तो यहाँ पर हम लोग कंज्यूमर के प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, ना कि सेलर के प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर नॉर्मली बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना और इन्फोर्स करना कंज्यूमर्स एज ए क्लास। इसी के साथ में इन्वेस्टिगेट करना अगर कहीं भी अधिकारों का हनन हो रहा है, और उसी के हिसाब से फिर प्रोसिक्यूट करना। इसी के साथ में ऑर्डर देना या फिर रिकॉल करना अनसेफ गुड्स, जो गुड सर्विस है उसको, और डिसकंटिन्यू करना अनफेयर या अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है, फिर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं उनको। इंपोज करना पेनल्टी मैन्युफैक्चरर या फिर जो भी एंडोर्स करते हैं, पब्लिश करते हैं उसको, ताकि यहाँ पर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट न आ सके। जैसे अभी यहाँ पर ये दिखाते हैं कि पान मसाला खा रहे हैं, पर रियलिटी में यहाँ पर एक तरीके से नशीले पदार्थों का एडवर्टीजमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज के डेट में तो ऑनलाइन मीडियम पर भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, तो उन सबको कंट्रोल करना है और एक सही डायरेक्शन में चीज़ों को लेकर चलना है। इसके चलते हमारी कंट्री में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 का, पर लेकिन बाबा आदम के जमाने का हो गया था, तो इसलिए नया लेकर आए जिसमें कई सारी चीज़ें चेंज कर दी गई। यहाँ पर नो सेपरेट रेगुलेटर कोई नहीं था, यहाँ पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाया गया चीज़ों को टैकल करने के लिए। यहाँ पर कंप्लेंट जो है वो फाइल की जाती थी कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, वेयर सेलर यानी कि एक तरीके से और सेलर जो था, जो यहाँ पर जो चीज़ें बेचता है यहाँ पर ये, ठीक है, ऑफिस इज लोकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि एक तरीके सेलर को एक फायदा पहुंचता था। यहाँ पर कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन द कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेंट जो रिजाइड और द जो एक तरीके से जो यहाँ पर एक तरीके से जो रिजाइड या फिर वर्क जहाँ पर है वहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेलर की साइड से ज़्यादा फायदा था, पर लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर साइड पर ज़्यादा हो गया। कोई प्रोविजन ही नहीं है कि वो सिविल कोर्ट को ऑब्जर्व एक तरीके से अप्रोच कर सके, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर ये सारे प्रोविजन रखे गए, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। कंज्यूमर कैन सीक द कंपनसेशन फॉर द हार्म कोज बाय द जो प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस वो यूज कर रहा है। कोई मोबाइल लेकर आया, मोबाइल फट गया, ठीक है, तो यहाँ पर नुकसान हो गया, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो प्रोडक्ट की लायबिलिटी पर भी कंज्यूमर कोर्ट का रेगुलेटर के बारे में बात की जा रही है, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। पहले यहाँ पर जो बेसिकली बात की जाती थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखा जाएगा 20 लाख तक का केस, स्टेट लेवल पर देखेगा 20 लाख से 1 करोड़ तक का, और नेशनल लेवल पर देखेगा 1 करोड़ से ऊपर तक का केस। अभी क्या किया है, डिस्ट्रिक्ट देखेगा 1 करोड़ का, स्टेट देखेगा 1 करोड़ से 10 करोड़ का, और नेशनल देखेगा 10 करोड़ से ऊपर का। तो ये जुडिक्शनरी नेचर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ई कॉमर ऑल रूल डायरेक्ट किए गए यहाँ पर कैसे, जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यहाँ पर इसके बारे में कुछ था ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पर कोई ऐसी चीजें ऑनलाइन खरीदता बेचता था ही नहीं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है मीडिएशन के बारे में। इसमें कोई प्रोविजन नहीं था, पर यहाँ पर रेफर किया जा रहा है कि आप लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोर्ट में जाना हर बात का सोल्यूशन नहीं होता है, आपस में मिलकर भी आप लोग चीज़ों का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मीडिएशन भी एक अच्छा तरीका आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। कल को लिखने के लिए कुछ क्वेश्चन भी अगर आप लोगों को आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसको लेकर कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर, जैसे कंज्यूमर वेलफेयर फंड बनाया जाता है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल आप लोगों को देखने को मिलेगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2021 नजर आएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स सर्विस रूल देखने को मिलेगा 2020। इसी के साथ में नेशनल कंज्यूमर डे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह कि नेशनल कंज्यूमर डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन कौन बताता है, वैसे इस स्लाइड पर लिखा हुआ था वो, ठीक है। चलिए आप लोगों को आंसर देना है, फीडबैक जरूर दिया करो यार, जैसा भी आप लोगों को लगता है लेक्चर या फिर जो भी आप लोगों को लगता है, आप लोगों को बेसिकली आर्टिकल से रिलेटेड फीडबैक दे सकते हैं आप लोग कि सर ये चीज़ अच्छी नहीं समझ में आई, ठीक है, या फिर ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई, तो आप लोग चीज़ों को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में कहीं पर कोई डाउट होता है तो पूछ जरूर लिया करो।
अपना ही घर है, अपनी ही चीजें हैं, ऐसा है बाहर नहीं बैठे हो गई, ठीक है। तो घर वालों से चीजें पूछने में कैसी शर्म, उन्हें कहते हैं जिसने करी शर्म और उसके फुट्टे गरम। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा जरूर, और जैसे चीजों को एंजॉय करते रहिए। और एक जागरूक कंज्यूमर बनना है आप लोगों को, जागरूक उपभोक्ता बनना है, ताकि कुछ भी गलत होता है तो उस लोगों को, आप लोगों को उसको सहन नहीं करना है, उसके खिलाफ आवाज उठानी है, तभी आप लोगों को सोल्यूशन मिलेगा उसका, और एक तरीके से लोगों को भी गाइडेंस मिलेगा कि हाँ ऐसा कुछ करने से ऐसे रिजल्ट भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली बात है, आई होप कि आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो ये था पूरा कंप्लीट आर्टिकल, तो ये पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए, ठीक है। अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, बेसिकली अभी रिसेंटली पंजाब के द्वारा बोला गया कि चंडीगढ़ अपन का है, ठीक है। तो यहाँ पर पंजाब ने तो बोल दिया चंडीगढ़ अपन का है, पर लेकिन पंजाब में कौन है, आम आदमी पार्टी है, और सेंट्रल में कौन है, उसकी अपोजिट पार्टी है, और इसी के साथ में हरियाणा में भी अपोजिट पार्टी है। तो यहाँ पर बेसिकली तहीमुखी जो बेसिकली तीर निकलकर यहाँ पर चल रहे हैं। माने कि हरियाणा बोल रहा है कि भाई साहब हमको छोड़ दें, अगर छोड़ना ही होता तो अब तक नई कैपिटल ना बना लेते, अगर हम लोग को इतना ही छोड़ना होता है इसको, अगर छोड़ना होता तो यहाँ तक थोड़ी ना लेकर आते। तो उधर हरियाणा बेसिकली सारी चीजों को लिए बैठा है। उसी तरीके से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने तामझाम लगाने स्टार्ट कर दिए। तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा, पॉलिटिक्स का एक चैप्टर कवर हो जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स में, इसी के साथ में जीएस पेपर 2 फेडरलिज्म सेंटर स्टेट रिलेशन, कहीं पर भी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाउ डिड द यूनियन टेरिटरी, कैसे यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर अगर चंडीगढ़ के बारे में, तो कैसे बनी यहाँ पर इन दोनों के लिए कैपिटल, ये तो ये बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में व्हाट हैव गवर्नमेंट इन द स्टेट एंड द सेंटर सेड, इसके बारे में गवर्नमेंट ने सेंटर में और स्टेट में क्या बोला है। तो ये तो पर्टिकुलर चंडीगढ़ के बारे में बात की जा रही है, पर लेकिन मैं आप लोगों से एज ए होल यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करने वाला हूं। अभी क्यों न्यूज में आ गया था, क्योंकि नए नए अभी चीफ मिनिस्टर बने चंडीगढ़ के, उनके द्वारा साफ साफ बोल दिया कि चंडीगढ़ हमारी है, ठीक है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, तो चंडीगढ़ हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। तो ये बात बोल दी गई पंजाब के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और बात सही भी है। अब सही क्या है वो मैं आप लोग को बताऊंगा आराम आराम से। सबसे पहले मैं आप लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूं, यहां से ऑलरेडी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इसलिए मेरी गुजारिश है हाथ जोड़कर इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और फिर बोलोगे आप लोग मैं हूं ना, बीइंग ए सर्विस फैमिली मेंबर मैं ये मानता हूं कि जो चीजें आप लोग पढ़ लो, आप लोग का एग्जाम में वो गलत ना हो, इतना कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर होना चाहिए। एक बार बैठकर निपटा लो चैप्टर को और कहानी खत्म, फिर एक बार रिविजन करो और बस फिर क्या हाजमा हो गया, ठीक है। हाजमोला खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हिस्टोरिकल रिलेशन के बारे में बातें करते हैं। तो यहां पर बात की जा रही है सेंटर जो है उसके बारे में बात करें, तो आज नहीं है पहली बार हम लोग यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करें, आजादी से पहले की बात है भाई साहब। यानी कि जब अंग्रेज हुआ करते थे तब भी लगा कि हाँ कुछ ऐसा होना चाहिए। उस टाइम पर हालांकि इसको यूनियन टेरिटरी यानी कि यूनियन की टेरिटरी यानी कि यूनियन का एरिया नहीं बोला करते थे, उस टाइम पर कुछ और नाम थे, जैसे कि शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट इसको बोला जा रहा था, ठीक है। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट बोला गया यहाँ पर बेसिकली 1874 1874 के अंदर में। फिर लगा यार चलो ठीक है ये नाम तो रख दिया यहाँ पर लेकिन चीजें कैसे चलनी है, इसका नाम थोड़ा सा नहीं, एक तरीके से आप लोगों ने कहा बच्चे का कुछ नाम रख दिया, पसंद यार चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फिर चेंज कर दिया, फिर रख दिया इसका चीफ कमिश्नर प्रोविंस, यानी कि प्रोविंस मतलब आज की डेट में भी आप लोगों ने देखा होगा कनाडा वगैरह में जाएंगे तो वहां पर प्रोविंस बोला जाता है, ना कि स्टेट बोला जाता है। तो चीफ मिनिस्टर की प्रोविंस बोल दिया फिर इसको, ठीक है, सॉरी चीफ कमिश्नर की, तो ये इसका नाम रख दिया। जो यहाँ पर इसेंशियली एडमिनिस्ट्रेट तो की जाएगी सेंटर के द्वारा, पर चीफ कमिश्नर जो है वो रिपोर्ट करेंगे किसको, आप लोगों ने सुना होगा ना, बात की जा रही है 1857 की क्रांति के बाद में दो चीजें बन गई, गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है। तो ये डायरेक्टली बेसिकली यहाँ पर आकर जो गवर्नर जनरल है या फिर वायसराय है उसको जाकर रिपोर्ट करेंगे। यानी कि यहां से ये चीजें स्टार्ट हो गई कि भाई साहब एक इंसान बैठा देंगे आप उसके यूनियन टेरिटरी के ऊपर जिसका नाम रख दिया चीफ कमिश्नर प्रोविजन, और यहां पर वो डायरेक्ट वायसराय को या फिर गवर्नर जनरल को जाकर रिपोर्ट करेगा। ये तो आजादी से पहले की कहानी होगी। अब देश आजाद हो गया तो भाई साहब हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे तुम्हारी क्यों माने हम लोग, अंग्रेज गए तो रात गई बात गई। अब बात करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बारे में। जैसे ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का आया तो यहां से हम लोगों ने बोल दिया अब भाई साहब हम लोग बोलेंगे यूनियन टेरिटरी, यानी कि ये हमारा नाम है, हमने नामांकन किया इसका। अब यहाँ पर जो ये चीफ कमिश्नर की जो प्रोविंस हुआ करती थी ना भाई साहब ये नाम हमको पसंद नहीं आया, आथू हम अपना नाम रखेंगे और ये है हमारा नाम, ये है यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पर ये जो बेसिकली 7th जो अमेंडमेंट किया गया 1956 में, तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया कि हाँ यूनियन टेरिटरी जैसी कोई चीज होगी अब यहाँ पर। तो उसके चलते एक पर्टिकुलर जो कुछ पर्टिकुलर जो आर्टिकल है जैसे कि आर्टिकल 239 से लेके 41 तक का पार्ट 8 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बातें बोलेगी, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट। एक तरीके से अगर बात करें, देखिए अगर बात करेंगे ना आप लोगों ने टाइम टू टाइम देखा होगा बहुत सारी चीजें जो है यूनियन टेरिटरी के बारे में चेंज होती रहती हैं, क्योंकि किसी यूनियन टेरिटरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा लेजिस्लेटिव असेंबली है, किसी में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं।
तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आर्टिकल 239 जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलाउ करता है प्रेसिडेंट को कि वो एडमिनिस्टर करे यूनियन टेरिटरी को डायरेक्टली थ्रू अपने एडमिनिस्ट्रेशन के। अब यहां से क्या मतलब समझ में आ गया, इतनी तो बात क्लियर हो गई कि अगर कोई यूनियन टेरिटरी पर राज करेगा वो बेसिकली प्रेसिडेंट के अंडर में रहेगा, और प्रेसिडेंट जो रहता है वो अपनी मर्जी से काम नहीं करता है, वो प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से काम करता है। प्राइम मिनिस्टर मतलब बोले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, और मोटे मोटे तौर पर पूरा ही मोटे तौर पर बोलना है तो गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेगा। वैसे काम सारे होते हैं प्रेसिडेंट के नाम पर हमारे देश में, पर लेकिन करता कौन है, करता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्टेड हेड होता है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट, जो कि डायरेक्टली जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर ये तो हो गई, चलो ठीक है भाई साहब, ये आर्टिकल हो गया, प्रेसिडेंट यहां पर कर लेगा, पर प्रेसिडेंट थोड़ी ना जाकर अपने आप बैठेगा यूनियन टेरिटरी के अंदर में, वो किसी न किसी को बैठाएगा, और जिसको बैठाएगा वो कौन होगा, अब उसके नाम में आप लोगों को बताऊंगा किस में कौन कौन है, उसके बारे में बातें करूंगा। 1962 में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया 239A, इसके तहत क्या किया गया, यहाँ पर हमारी कंट्री में यहाँ पर बेसिकली कंडक्ट किया गया कि क्या क्या लेजिस्लेचर होना चाहिए यूनियन टेरिटरी के लिए, कि यूनियन टेरिटरी के लिए भी क्या कोई लेजिस्लेचर होना चाहिए, उसके अंदर भी कोई कानून होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी जो है वो अपने आप यहाँ पर कानून बना सके। लगा है यार, कर तो सकते हैं सब कुछ, तो किसके लिए किया जाए। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल तौर पर आप लोगों को देखने को मिला 1969 में, वो सॉरी 1991 में यहाँ पर 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर लाट टपक जाती है एग्जामिनर की, फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया, तो यहां से आ गया। तो बोला जा रहा है कौन सा संविधान संशोधन है यहाँ पर जो किया गया था, जिसके तहत यहाँ पर जो आर्टिकल 239A और यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी है उसको लेजिस्लेचर मिला। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी को यहाँ पर जो प्रोविजन दिए गए वो यहाँ पर 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, 69वां संविधान में संशोधन किया गया, 239 का AA पार्ट जो है यहाँ पर इसमें इंसर्ट किया गया, तब जाकर यहाँ पर कहानी आगे चलनी स्टार्ट होगी। अब मैं थोड़ा सा बेसिक चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, कहानी सुनने में भी मजा आएगा आप लोगों को। हमारे देश में आज की डेट में टोटल मिलाकर 28 तो राज्य हो गए, ठीक है, और 8 हो गई यूनियन टेरिटरी। अब कौन कौन से हैं, जैसे कि अगर बात करें नए नए ताजे ताजे जो बने, पहला लद्दाख और दूसरा बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी पहला जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, 4 तो आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट यहां पर ये याद रखिएगा, ये वो यूनियन टेरिटरी है जो नॉर्मली लैंड वाले एरिया में आती है। अब जब कोस्टल वाले एरिया में आप लोग जाएंगे तो दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पहले ये अलग हुआ करती थी, अभी इनको जोड़कर एक ही बना दिया है, ठीक है, कि तुम अलग अलग अच्छे नहीं लगते हो, एक साथ में रहो, तो इनको जोड़कर एक बना दिया है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। लक्षद्वीप पूरा समुद्र के अंदर पड़ा हुआ है, और इधर अंडमान निकोबार पूरा समुद्र के अंदर पड़ा हुआ है, पर दोनों के एरिया अलग है। ये जो है यहाँ पर इसका अरेबियन सी है, और ये है यहाँ पर इसका नाम है बेसिकली बे ऑफ बंगाल, तो कंफ्यूज मत होना। पुदुचेरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा एग्जैक्ट, तो ये पुदुचेरी हो गया। पुदुचेरी के हालांकि 4 डिस्ट्रिक्ट हैं अलग अलग स्टेट के अंदर में। अब इतनी मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी बेसिकली जहमत उठाने की बोलूंगा, थोड़ा सा बताइएगा कौन कौन से राज्य में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है पुदुचेरी के। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हम लोग मानते हैं, अभी हम लोगों ने बताया कि यहाँ पर आज की डेट में हमारी कंट्री में जो यूनियन टेरिटरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लीड करती है, पर लेकिन रियलिटी में करती कैसे है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तो जाकर वहां बैठेगी नहीं, तो अपने थ्रू उनके द्वारा कुछ चीजें अपॉइंट की जाती हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आप लोगों को देखने को मिलेंगे 5 यूनियन टेरिटरी के अंदर में, जैसे कि दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, JNK हो गया और अंडमान निकोबार हो गया। ये 5 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर है। मतलब क्या हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, नंबर 1, नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका है। नंबर 2 क्या हो गया, नंबर 2 हो गया पर पुदुचेरी, तो दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, लक्ष्य जो बेसिकली लद्दाख, और बेसिकली अभी JNK जो नए बने ये वाले हो गए, ठीक है, और एक हो गया यहाँ पर अंडमान निकोबार, तो ये वाला हो गया। तो अब यहाँ पर जो बच गई बाकी की है, चंडीगढ़ हो गया, दादर एंड नगर हवेली हो गया, और यहाँ पर ये बेसिकली लक्षद्वीप हो गया। ये वाले एरिया आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे जिनमें आज एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिलते हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। ये क्वेश्चन वनडे टाइप एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए टोटल बता दिया ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। अभी इसके बारे में क्वेश्चन भी है, आप लोग अगर देखेंगे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2009 में, बोला गया गवर्नर ऑफ द पंजाब इज, आज के डेट में कॉन्करेंटली द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़, यानी कि जो गवर्नर होगा पंजाब का वही चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरी स्टेटमेंट बोला गया गवर्नर ऑफ केरला आज के डेट में जो है एडमिनिस्ट्रेटर होगा लक्षद्वीप का, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में 2, सी में बोला गया बोथ, और डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर बताइए, यूपीएससी में 2009 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा थोड़ी सी, पहले आप लोगों को यहाँ पर कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन में यहाँ पर बताता हूँ। अगर आज की डेट में आप लोग बात करेंगे अपनी कंट्री के बारे में, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा हम लोग अपनी कंट्री को टोटल मिलाकर 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब जैसे नॉर्दर्न रीजन बोल देते हैं, नॉर्दर्न रीजन में कौन सा आ गया, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसको नॉर्मली हम लोग नॉर्दर्न रीजन बोलते हैं,
ये कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्थ इंडिया बोल दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस रीजन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अगर नॉर्थ इंडिया हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 2 हम लोग बोलते हैं सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, तो ये सेंट्रल रीजन के अंदर में आ जाता है। ये छत्तीसगढ़ हो गया यहाँ पर, और आप सॉरी मध्य प्रदेश हो गया यहाँ पर, और आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा बेसिकली यहाँ पर उड़ीसा, ठीक है, यहाँ से। ये हालांकि थोड़ा सा पुराना मैप आ गया, कुछ ज्यादा ही आ गया, तो बिहार से काटकर झारखंड, बिहार से काटकर झारखंड बन गया, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ओके। तो ये है यहाँ पर, इस तरीके से समझ सकते हैं। इसी के साथ में बात करेंगे तो यहाँ पर ईस्टर्न में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये गलत मैप लग गया थोड़ा सा, मेरे से गलती हो गई। अगर बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा देखने को मिलेगा। वेस्टर्न रीजन में जाएंगे गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र आप लोगों को नजर आएगा, और सदर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और इसी के साथ में केरला, तमिलनाडु देखने को मिलेगा। यानी कि अगर कल को चलकर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे इसके बारे में कि किस रीजन में कौन सा रीजन आता है, तो अगर इसको आप लोग क्लियर रख के चलोगे माइंड में, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए क्रिस्टल क्लियर पॉइंट आप लोग को अपने माइंड में रख के चलना है। तो ये मैंने आप लोग को बेसिक चीजें बता दी जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ और बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, जिसके चलते अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे हम लोग चंडीगढ़ के बारे में, ठीक है। तो चंडीगढ़ में आखिर क्या क्या चीजें चल रही हैं उसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को लेकर चलता हूं, जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि चंडीगढ़ की बेसिकली दिक्कतें क्या चल रही हैं। अभी हुआ क्या है पहले मैं आप लोग को बताता हूं। अभी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या बोला गया कि चंडीगढ़ के अंदर जो भी यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, तो नॉर्मली पंजाब सर्विस रूल के हिसाब से काम चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला पंजाब सर्विस रूल के हिसाब से काम नहीं चलेगा, अब वहां पर सेंट्रल सर्विस रूल चलेगा। अब ये तो मजे आ गए यहाँ पर, यानी कि पहले आप लोगों को जो पर्क्स थे वो यहाँ पर स्टेट के हिसाब से मिलते थे, अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्क्स मिलने लगेंगे, तो सैलरी सबकी बढ़ जाएगी। इवन एज भी अगर आप लोग बात करोगे तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर इंप्लॉयमेंट की बढ़ती नजर आएगी, 1-2 साल का इजाफा आप लोगों को वहां पर भी देखने को मिलेगा। तो मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अब आने वाले टाइम में यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट वाली चीजें लगेंगी, तो इस तरीके से काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस के बारे में आप लोगों से बात की जाए तो दिल्ली पुलिस को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ऐसे इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी यहाँ पर अथॉरिटी रहती है नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है, तो ऐसे ही चंडीगढ़ के ऊपर भी काम चलेगा। अब भाई साहब जनता को तो सही लगेगी ये बात, क्योंकि उनकी तो सैलरी बढ़ने वाली है, उनको तो फायदा पहुंचने वाला है, पर लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोल है वो यहाँ पर स्टेट का छूटता जा रहा है, तो स्टेट को तो बुरी लगेगी। दूसरा सेम काम किया गया यहाँ पर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर में, बोला जा रहा है यहाँ पे भी जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा वो यहाँ पर ऐसा नहीं कि पंजाब और हरियाणा से आएंगे बस लोग, नहीं, अब यहाँ पर पूरे इंडिया में से कहीं से भी यहाँ पर लोग जो है वो आकर काम कर सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पर ये बोला गया, यानी कि पंजाब असेंबली जो है वो यहाँ पर अगर बात करें इन चीजों से इरिटेट होकर एक ऐसा सेशन लेकर आया, उन्होंने बोला कि अभी के अभी बिना किसी रुकावट के चंडीगढ़ हमको ट्रांसफर करो। अब यहाँ पर ऐसे कैसे कर दे ट्रांसफर, तो इसका कोई रीजन है कि चंडीगढ़ को ट्रांसफर करने की बात कर दी आप लोगों ने ऐसे ही मुंह उठाकर? क्या कोई हिस्ट्री है इसकी चंडीगढ़ के बारे में कि चंडीगढ़ आपका था, या फिर आपने कभी चंडीगढ़ के बारे में कोई ऐसी बातें की? तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री में लेकर चलूंगा यहाँ पर, ठीक है, जिससे आप लोग चीजों को यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाएंगे और अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। अभी मुद्दा क्या है, ऐसा नहीं है कि आज से यहाँ पर बात की जा रही है, कैपिटल ऑफ पंजाब जो बेसिकली हुआ करती थी वो चंडीगढ़ हुआ करती थी 1952 में। उस टाइम पर यहाँ पर अगर बात करें चीजें सही चल रही थी, पर लेकिन जैसे आगे चलकर हरियाणा बन गया तो इसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड किया गया कि 60% बेसिकली पंजाब की और 40% हरियाणा की, कुछ ऐसा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो दिक्कत देखने को मिली यहाँ पर, ये स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद में आई और बोला ये गया उस टाइम पर कि यार देख यार पंजाब चंडीगढ़ तुझे हम दे देंगे, पर लेकिन हरियाणा वालों तुमको अपनी खुद की कैपिटल बनानी पड़ेगी। हरियाणा को दिखा यार चंडीगढ़ तो इतनी प्यारी सी कैपिटल है, ठीक है, अब नई कैपिटल बनाना पड़ेगा, उसमें जद्दोजहद लगी, तो इन्होंने बोला पहले तो ठीक है कैपिटल बना लेंगे 1970 के फेर में। तो यहाँ पर कैपिटल प्रोजेक्ट एरिया जो था ऑफ चंडीगढ़ वो एक तरीके से अलग चला गया पंजाब के अंदर में, और हरियाणा को बोला गया ठीक है देखते हैं कैसे करना है काम, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें होगी कि नई कैपिटल बनाते हैं अपनी, पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज तक भी देखो तो सेम कैपिटल दोनों की चली हुई आ रही है, क्योंकि ये सारी चीजें जो चलती है वो पॉलिटिकल गेम के ऊपर चलती है। एक ऐसा मूवमेंट आया यहाँ पर 1985 में 1985 में, जिसमें राजीव लोंगोवाला अकॉर्ड यहाँ पर साइन किया गया, और यहाँ पर बिल्कुल फिक्स कर दिया गया कि भाई साहब डेट भी डिसाइड कर दी 26 जनवरी 1986 में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल ट्रांसफर करेंगे चंडीगढ़ का पंजाब को। यानी कि बोल दिया गया लिखित में कि हाँ भाई साहब 26 जनवरी को ऐसा कुछ यहाँ पर हम लोग एक स्पेशल काम करने वाले हैं। पर लेकिन हर टाइम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं चलता है, अगर जैसा सोचते हैं वैसा चलता तो जिंदगी जो है वो एक तरीके से वो नहीं कहते कि पहले से रिकॉर्डेड एक रोबोट हो जाती, ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर ये पर्सनैलिटी थी यहाँ पर इनकी डेथ हो गई, ठीक है, यानी कि लोंगोवाल की यहाँ पर डेथ हो गई।
तो इसके चलते यहाँ पर इनका एसेसिनेशन हो गया। तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, फिर चीजें जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ गई और तब से लो आज का टाइम है चंडीगढ़ जो है वो बेसिकली उसी मुकाम पर है जहां पर थी। इसीलिए यहाँ पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो है वो गुस्सा में आ गए, उन्होंने बोला हमें चंडीगढ़ चाहिए और अभी चाहिए तो चाहिए। तो इसी चलते भगवत मान जी जो है उनके द्वारा ये स्टेप उठाएगा। तो ये सारी बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे ऑलरेडी डायरेक्ट कई बार यहाँ पर क्वेश्चन भी एग्जाम में आप लोगों से बन जाते हैं। तो इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर यूनियन टेरिटरी के बारे में जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया आर्टिकल के बारे में पार्ट 8 में आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है, वो सब चीजें बताई। अब एक आर्टिकल और यहाँ पर याद रखिएगा जो है आर्टिकल बेसिकली 3, ठीक है, आर्टिकल 3 संविधान के अंदर में यहाँ पर बात करता है कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के हाथ में पावर है कि वो क्या कर सकता है, आर्टिकल 3 के तहत वो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आप लोग बोलोगे कि जम्मू एंड कश्मीर जो है और लद्दाख जो है वो इसी के थ्रू क्रिएट की गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं, कहते हैं वो भाभी जी घर पे हैं, सही पकड़े हैं, ठीक है तो वही सही पकड़े हैं आप बिल्कुल। तो ये इस तरीके से अभी क्वेश्चन भी यहां से बन जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं हो रहा है। किसी स्टेट को मर्ज करना है, यूनियन टेरिटरी इस तरीके से कुछ करना है, तो ये सारी चीजें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी तरीके धड़ल्ले से यहाँ पर दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव को चिपका दिया एक जगह, ठीक है, कि आज से तुम एक रहोगे, आज से तुम एक दिल और एक जान हो, ठीक है, तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस एक आर्टिकल के अंदर में मैंने आप लोगों के इतने सारे आर्टिकल कवर करा दिए और इतने सारे क्वेश्चन कवर करा दिए कि कई सारे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बैठोगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने बता दिया, ठीक है, इसी के साथ में मैंने और सारी चीजें बता दी क्या क्या मुद्दा चल रहा है। यहाँ पर इसकी चंडीगढ़ की हिस्ट्री बता दी मैंने, यूनियन टेरिटरी के बारे में सारी बातें बता दी, अभी कौन कौन सा एरिया कहां पर डिवाइड है वो बता दिया, एक क्वेश्चन आप लोगों का करवा दिया। अब इसका आंसर भी आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ऐसे नहीं छोड़ के जाऊंगा, ठीक है अभी थोड़ा सा और चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं जिसमें सुनकर आप लोगों को मजा आएगा। वो क्या है, वो है सेंटर और स्टेट में अगर कोई आप लोगों को पूछ ले, सॉरी सेंटर और स्टेट में नहीं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आप लोगों से कोई पूछ ले तो क्या क्या डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्टेट के बारे में अगर बात करें, डेफिनेशन क्या है, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी एडमिनिस्टर्ड आइदर बाय द यूनिकैमिकल और बाइकैमिकल जो स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान परिषद है, कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, ठीक है, यानी कि कई सारे राज्य आप लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर ओनली विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, पर लेकिन कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पर बोला जाता है कि इट इज नॉट एन ऑटोनोमस यूनिट, ठीक है, ये ऑटोनोमस यूनिट नहीं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट की जाती है यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा, जैसे मैंने अभी बताई। पर लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं यहाँ पर, जैसे अभी बात करें खुद के चीफ मिनिस्टर देखने को मिल जाते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, और आने वाले टाइम में इसी लिस्ट में आप लोग यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर जो हेड होते हैं यहाँ पर बेसिकली गवर्नर होते हैं, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर भी आप लोग बोल सकते हैं, जैसा मैंने बताया अलग अलग एरिया में, तो उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो जहां पर गवर्नर होगा वहां पर गवर्नर होगा, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होगा वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होगा। स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल बिल्कुल स्टेट वाला मतलब स्टेट में बिल्कुल ये सारी चीजें रहती हैं, पर लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। जैसे बताया ना लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर, तो कहां कहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कहां कहां पर एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। रिलेशनशिप विद सेंटर यहाँ पर एक तरीके से फेडरल रहता है, यानी कि संघवाद का ढांचा है, यानी कि बिल्कुल भाई भाई के तरीके से रहते हैं, पर यहाँ पर भाई भाई नहीं रहते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो सेंटर है वो पावरफुल हो जाता है और सेंटर कहता है कि जैसे मैं बोलूंगा ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से एक आधिपत्य जमाने लगते हैं, ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर चुनकर चीफ मिनिस्टर आते हैं, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर जो एलजी है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपॉइंट किए जाते हैं, और अपॉइंटेड बॉडी जो है वो उसी के हिसाब से काम करती है जो उसको अपॉइंट करता है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ऑटोनोमस जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, पर लेकिन यहाँ पर कैसे एग्जिस्ट करेगा आप लोगों को पता है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी दादागिरी दिखाती है जब जब यहाँ पर चीजें चलती हैं। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा फंडा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए टॉपिक में। टॉपिक पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि चूस लो उसका खून टॉपिक का, टॉपिक भी ये बोले कि गलत इंसान के हाथ में पड़ गया, ठीक है। अभी आंसर बताता हूं इसका। देखिए यहाँ पर भी एक कहानी आप लोगों को सुनानी पड़ेगी मुझे, तभी आप लोग इसको पूरे को समझ पाएंगे। अगर बात करें, मैंने अभी बताया यहाँ पर कि या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर आप लोगों को यहाँ पर एक अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिलेगा। पर लेकिन यहाँ पर चीजें सही चल रही थी। 1966 में जब हरियाणा जो था वो पंजाब से अलग निकाला गया, तो चंडीगढ़ जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे थे यहाँ पर एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर जो थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया था, तो काम सही चल रहा था। पर लेकिन 1984 में देश के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से सिचुएशन चेंज हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा अमृतसर के अंदर में जो बेसिकली गोल्डन टेंपल है, कई सारे इश्यूज देखने को मिले थे वहां पर उस टाइम पर, तो उसके चलते यहाँ पर कंडीशन काफी ज्यादा खराब होगी। तो उस टाइम पर यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर था उससे पावर छीनकर पंजाब के गवर्नर के हाथ में पावर दे दी कि भाई साहब तुम ही देखना यहाँ पर यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो पंजाब का गवर्नर होगा अब वही यहाँ पर चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर बेसिकली गवर्नर ऑफ द केरला इज, जो बोले यहाँ पर एक तरीके से कॉन्करेंटली द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लक्षद्वीप के अंदर में खुद का एडमिनिस्ट्रेटर होता है और उसका हेड जो है एडमिनिस्ट्रेटर हेडक्वार्टर, वो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली कावारती में देखने को मिलेगा। तो कावारती में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो गई। और अब आंसर क्या हो गया? अब भाई साहब यहाँ पर हम लोगों ने पूछा है करेक्ट आंसर, तो पहला तो हो गया, दूसरा गया नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब आंसर ए हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और सारी कहानी आप लोगों की समझ में आ जाए। आया कि नहीं आया आर्टिकल में मजा? ठीक है, बताओ, फीडबैक दे दिया करो। अगर लगता है आर्टिकल अच्छा है तो आप लोग वहां पर वीडियो को लाइक कर बता सकते हैं, और अगर नहीं अच्छा है तो डिसलाइक कर बता सकते हैं। और इसी के साथ में अगर लगता है कि और भी बुरा है, मतलब मुझे आप लोग को सुनानी है बातें, तो कमेंट बॉक्स में सुना सकते हैं। ठीक है मतलब अपना प्यार दिखाना है अगर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्यार भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल। डाउट होगा तो बताएगा, फिर भी मैं हूं ना, टेंशन नहीं लिया करते। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। दोस्तों, चाहे आज दुनिया के आप किसी भी कोने में क्यों ना हो, ये एक ऐसी बीमारी है जो घर में किसी न किसी पर्सन को आप लोग को जरूर देखने को मिलेगी। इस बीमारी का नाम क्या है आप लोग बताइए। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की डेट में चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई मीडियम एज का इंसान हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, वो चश्मा जरूर लगाता है। और अगर बात की जाए चश्मा लगाने की, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान जो है, हो सकता है काम करने के लिए चश्मा लगाए, बाहर जाने के लिए चश्मा लगाए, थोड़े टाइम के लिए चश्मा लगाए, पर चश्मा जरूर लगाता है कोई ना कोई इंसान। क्या आप लोगों के परिवार में ऐसा कोई इंसान है जो चश्मा बिल्कुल नहीं लगाता? मतलब आप लोग के घर में कोई ऐसा मेंबर है कि हाँ बिल्कुल चश्मा यूज़ नहीं करता? कोई भी मेंबर, कोई एक ना एक मेंबर जरूर यूज़ करता होगा। आप लोग अपने आसपास देखेंगे तो कोई ना कोई इंसान जरूर देखने को मिल जाएगा। पर अच्छी बात यहाँ पर यह है आज की डेट में कि मैक्सिमम आज की डेट में जो गांव के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं, ये केस काफ़ी कम है। मैक्सिमम केस आप लोग को ज़्यादातर शहर में देखने को मिलते हैं, तो गांव अभी बचा हुआ है, तो एक अच्छी बात है। पर लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, गांव में भी ये बीमारी जो है बढ़ती जा रही है। पर हमारे देश में ये बीमारी अभी काफ़ी कम है, विदेशों में ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। आखिर क्या है ये बीमारी और क्या पूरा मुद्दा है, एक एक पॉइंट पूरा डिस्कस करूंगा। बात करेंगे मायोपिया के बारे में। तो मायोपिया जो है वो एक हेल्थ हजार्ड बन सकता है आने वाले टाइम में, इसको इससे पहले टैकल कर लेना चाहिए। तो इसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल है, काफ़ी डिटेल में एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी माइंड में आप लोगों के डाउट नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग बेसिकली हेल्थ के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 के साथ में। आज की डेट में बहुत सारे बच्चों की आंखों पर आप लोगों को चश्मा चढ़ा हुआ दिखेगा, तो इसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है आखिर ये चश्मा चढ़ता क्यों है। एक तो ये रीज़न आप लोगों को पता चलेगा, दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न आप लोगों को यहाँ पर ये पता चलेगा कि आने वाले टाइम में कंडीशन क्या बन सकती है, ऐसे कौन से एरिया जहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर आज भी आप लोगों की आंखों पर काफ़ी लार्ज स्केल पर चश्मा चढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये एक अच्छा आर्टिकल लगा मुझे, जो कि काफ़ी डिटेल में मैं आप लोगों से कई सारी बातें करूंगा इसके बारे में, और आप लोगों को कुछ सोल्यूशन भी मिलेगा कि कैसे आप लोग अपनी आंखें ठीक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं कनेक्ट कर पाया इस आर्टिकल के साथ में, क्योंकि मैं भी इसका बेसिकली शिकार हुआ, तो इसके चलते आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी बात की जा रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मायोपिया का शिकार हैं। मायोपिया क्या होता है, आप लोग पास की चीज़ें तो देख पाते हैं, पर आप लोग दूर की चीज़ें नहीं देख पाते हैं। और ये स्टूडेंट्स में मैक्सिमम आप लोगों को ये बीमारी देखने को मिलेगी। उनको जो चश्मा लगता है वो ऐसा ही लगता है कि आप लोग दूर की चीज़ें देख पाओ। जैसे मेरा भी चश्मा जो है वो ऐसा ही है कि ताकि मैं दूर की चीज़ें जो हैं वो क्लियरली देख पाऊँ, पास की चीज़ें जो हैं वो बेसिकली ऑलरेडी क्लियर दिखती है, पर लेकिन ये एक परमानेंट टाइप का एक नहीं आंखों पर चश्मा लग जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। जब मैं बेसिकली अपना जो इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम पर, तो मेरा एक फ्रेंड था, फ्रेंड क्या मेरा रूममेट ही था उसको चश्मा लगा हुआ था। ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैंने कहा यार वाह चश्मा लगा के स्टाइल मारा जा रहा है। मतलब एक नहीं एक तरीके से, जब देख गांव से जब आते हैं ना इंसान, उनको ना चश्मे वश्मे में कोई ज़्यादा ऐसा कि चश्मे वश्मे कोई ज़्यादा गांव में लगाते नहीं है, तो कोई चश्मा लगा लेता थोड़ा सा फैंसी टाइप में लगता था। ठीक है, और वो चश्मा भी थोड़ा अच्छा लगता था, तो मैंने कहा यार बड़ा अच्छा लगता है, मैंने कहा मुझे भी लगाना है चश्मा। तो उस टाइम पे वो जो फीलिंग थी, अभी मैं एक दिन बैठा बैठा सोच रहा था, मैंने कहा उस टाइम पर ऐसा कुछ सोचा करता था, अब लगा चश्मा अब इरिटेशन होने लगी है, और खासकर सर्दियों में तो। और जब मास्क लगाते हैं सर्दियों में, तो मुझे इतनी इरिटेशन हुई, बाहर निकलते थे मास्क लगाने के बाद में, फिर जो नहीं भाप निकलती है मुंह से और वो चश्मे के ऊपर जो जम जाती है, वो वाली भाई साहब जो मतलब पूरा ही एक ऐसा रहता है कि दिमाग खराब करने वाली चीज़ें हैं। तो इससे देखिए, नेचुरल चीज़ों से बढ़िया कोई चीज़ें नहीं है अगर उनको हम लोग मेंटेन रख पाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शॉर्ट साइटेड जो है बेसिकली, यानी कि एक तरीके से मायोपिया का शिकार होते जा रहे हैं। इसके चलते आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको शॉर्ट साइटनेस एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। देखिए अपोजिट होता है इसमें। ठीक है, शॉर्ट साइटनेस मतलब दूर की चीजें आप लोगों को दिखाई नहीं देगी, और यही कंफ्यूजन भी बन जाता है, और जनरल साइंस के अंदर ये क्वेश्चन भी आप लोगों का अच्छा बनता है। ठीक है, तो मायोपिया का मतलब है कि पास की चीजें आप लोग देख पा रहे हैं, दूर की चीजें नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है,
तो एक टीचर्स थे जिन्होंने पढ़ाया था कभी हाँ कि मायोपिया यानी कि मेरा पिया, यानी कि अपने पिया को पास में देखना पसंद है, दूर जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। मुझे आज भी याद है उनका ये डायलॉग। तो यानी कि मेरा पिया है ना, एक तरीके से लड़कियों के लिए, फिर लड़के बोले तो उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेना, पर उनके द्वारा बोला गया था मेरा पिया दूर चला जाता है तो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, पास से दिखाई देता है, ठीक है। तो वो वाली बात है, तो याद रखना क्वेश्चन बनता है बड़ी आराम से एग्जाम के अंदर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर वो बेसिकली ये बोल रही है कि आने वाले, अभी यहाँ पर अगर बात कीजिए जो लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, लगभग 2 बिलियन के करीब जो लोग हैं वो मायोपिया का शिकार हैं, क्वार्टर ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। यानी कि आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं कि 1/4 जो धरती पर रहने वाले प्राणी हैं वो आज की डेट में इस बीमारी का शिकार है। तो आप लोग बोलोगे यार इतनी सारी दुनिया इस बीमारी का शिकार होगी, कुछ तो रीजन होगा। जी हाँ, आप लोग समझ पाएंगे, रीजन भी बहुत ही एक कॉमन सा रीजन है, पिद्दी सा रीजन है। पिद्दी सा रीजन क्या है, आज की डेट में हम जो है बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा एक घर में सीमित रह चुके हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली सिटीज में अगर आप लोग जाते हैं तो वहां पर एक घर होता है और उस घर की 4 दीवारी पर आप लोग रहते हैं, ठीक है। इवन छत भी आप लोगों की नहीं होती है। अगर आप लोग गांव में जाते हैं, जैसे मैं जब भी गांव में जाता था, ठीक है, तो उस टाइम पर छतों पे अपना चारपाई डाली, मच्छरदानी लगाई, गर्मी में बाहर सोया आराम से, तो छत पूरी दिखाई दे रही है, मजे में भाई साहब जो मजा आता है उसकी कोई हद नहीं है। पर लेकिन सिटीज में आप लोगों को ये नज़ारा देखने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये अक्सर आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर जो फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं उसके बारे में बातें कर रहा हूँ। जिन्होंने खुद का घर है वो तो अपना कर ही लेंगे अच्छे से एंजॉय, पर लेकिन वो आदत ऐसी हो जाती है कि एसी में रहने की, तो इंसान उसको तो उस तरीके से एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर देखने वाला मुद्दा यह है कि अगर इसी तरीके से हम लोग एक सीमित उसमें आवास में एक घर में रहते रहे और हम लोग दूर की नज़र जो है वो नहीं अपनी यूज कर पा रहे हैं, जैसे नहीं आप लोग से घर में बैठे हुए हैं, तो कोशिश क्या करो, जैसे किताबें देख रहे हैं तो लगभग आधे घंटे पर, मतलब 1 घंटे पर, आधे घंटे पर अपनी आंखों को ऊपर हटा के, कंप्यूटर से दूर हटा के दूर की चीजें थोड़ी देखा करो। इससे आप लोगों की आंखों को काफी फायदा मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिन में कम से कम 3 से 4 बार जो है अपने मुंह को पानी से भर कर, कुल्ला पूरा भर, मुंह भर लिया पूरा कुल्ला करने के लिए पानी से भरते हैं, तो उस तरीके से भरकर पूरा फुलाकर उसको बेसिकली गालों को और अपनी आंखों पे पानी के बेसिकली छपके मारा करो, ठीक है। उससे आप लोग काफी फायदा होगा, ठीक है। तो ये काफी कुछ ऐसी चीजें जो कि आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल चीज है अगर देखा जाए तो। हालांकि जैसे मेरे दादाजी थे वो बोला करते थे कि आंख में जो है, जो नहीं मॉर्निंग में जब आप लोग उठते हो जो थूक होता है, ठीक है, तो वो आप लोग डाल सकते हैं अपना खुद का जो थूक होता है, ठीक है। पर लेकिन हाँ, उसमें से थोड़ी सी आप लोगों को स्मेल देखने को मिलेगी, पर लेकिन वो एक काफी अच्छा काम करता है। ये मेरे बायोलॉजी के टीचर भी बोला करते थे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो जिससे कि आप लोगों की आंखों पर काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो कम से कम देखिए, और कुछ ना करें आप लोग, करें चाहे ना करें, पर दिन में 3 से 4 बार अपनी आंखों को साफ पानी से जरूर धोएं, मुंह में पानी भरकर। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि बात ये की जा रही है कि आने वाले टाइम में 3.3 बिलियन जो लोग हैं वो मायोपिया का शिकार होने वाले हैं। तो यानी कि एक तरीके से बिजनेस भी आप लोग यहाँ पर दिख जाएगा। अगर कल को चलकर आप लोग चश्मे बनाने के बिजनेस में उतरते हैं, आंखों के डॉक्टर आप लोग बनते हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा करियर रहने वाला है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यही तो होती है करियर की अपॉर्चुनिटी, जहां लोगों को प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकालना स्टार्ट कर दो, वो इंसान का करियर बन गया, यहां से बिजनेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ईस्ट एशिया और पैसिफिक एशिया में ये चीजें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, और इवन बहुत पहले से बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ तो अभी ये चीजें होना स्टार्ट हुई है, और हमारे यहाँ तो अभी भी इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मायोपिया जो है ज्यादा गांव में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे ही अपना घरों में कम रहते हैं लोग, बाहर घूमते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को, शहरों में एक जगह घुसे रहते हैं, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो मायोपिया जो है वो कॉमनली बच्चों में पाया जा रहा है आज के डेट में, कि जैसे कैरिकुलम बन गए, क्लास में बैठना, फिर अपना घर पे, जब से खासकर कोविड-19 के टाइम से ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। घर पे बैठकर कंप्यूटर के सामने बैठ रहना, कंप्यूटर से हटे तो मोबाइल पे लग गए, गेम वगैरह खेलने लगे, गेम से हटे तो टीवी पर लगे, समझ रहे हैं पूरा पैटर्न। तो उसमें गैप होना चाहिए यहाँ पर। तो आप लोग बोल सकते हैं कि मिसमैच दूर कर सकते हैं, चलो हाँ हम लोगों ने आंखों पर चश्मा लगा दिया, पर लेकिन ये सिम्टम्स तो आप लोग खत्म कर सकते हैं एक बार को, हाँ कि ठीक है ये, पर लेकिन कोज क्या है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा, वरना ये बीमारी आगे बढ़ती चली जाएगी और इसका सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। यानी कि कोज पर आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा। तो जो भी मायोपिया यहाँ पर बढ़ रहा है आज की डेट में, ये हाई लेवल पर बढ़ता हुआ जा रहा है, और इसकी तरह से जो बेसिकली जो रेटिनल जो डिटैचमेंट होता है, ठीक है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी वजह से देखिए एक तरीके से जो विजन है ना, परमानेंट लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं अगर इसी पैटर्न में चीजें चलती रहेंगी। तो ये जो बीमारी है, इस बीमारी को सीरियस लेना पड़ेगा। जिस पैटर्न पे आप लोग लेकर चल रहे हैं वो पैटर्न आप लोगों का नहीं ठीक बनेगा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि रेटिना के ऊपर पिक्चर बनती है, तो वो प्रॉपर इमेज जो है वो नहीं बन पाती है, उसकी वजह से यहाँ पर इशू देखने को मिलता है। और ये जो इमेज है वो फोकस देती है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इमेज, ठीक है।
तो ब्लर आप लोगों को यहाँ पर चीजें नजर आएंगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो मायोपिया की बीमारी है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से लाइफ स्टाइल डिजीज आप लोग बोल सकते हैं। जैसा हम सिटीज में रहते हैं, जैसा हमारा लाइफ स्टाइल होता जा रहा है, उसके बेस पर ये बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो बीमारी है कई बार इन्वायरमेंट की वजह से, जहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, और कई बार जेनेटिक फैक्टर जो होते हैं उसकी वजह से भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पर लेकिन बहुत बड़ा रीजन है कि अगर आप लोग सनलाइट में अपने आप को एक्सपोज करते हैं डेली, कम से कम 15 से 20 मिनट, देखिए आप लोगों को कम से कम धूप में जरूर जाना चाहिए। ठीक है, हेल्थ बैलेंस बनाकर आप लोगों को चलना चाहिए। जैसे नहीं, डिस्टेंस और नियर वर्क कैसे कर रहे हैं आप लोग, जैसे बोला अभी मैंने कि पास की चीज देखी फिर दूर की देखी, तो वो आप लोग कम से कम करना चाहिए। क्योंकि इंडोर में रहते रहते खासकर कोविड-19 ने ये सिचुएशन जो है बहुत ही ज्यादा खराब कर दी है, जिसकी वजह से लोगों की आंखों पर चश्मे चढ़ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो ये इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे यार, जिनकी आंखों पर चश्मे चढ़ गए आज के डेट में, उनको आप लोग कैसे देखोगे। तो ये काफी बुरी कंडीशन आप लोग देखते हैं। जैसे मैंने बोला अभी, स्कूल चाहे घर में आप लोग बात करें तो नियर वर्क है जो यानी कि किताबों को देखना, अपने पास वाले लोगों को देखना, वो सारी चीजें होगी है। किताबें पढ़ना, टेलीविजन देखना, लैपटॉप देखना, फोन देखना, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये ऐसे ही चलती रही तो ये एक ऐसी बीमारी होगी जो कि कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक आप लोगों को देखने को मिलेगी, और जो कि कोविड-19 में बड़ी है काफी ज्यादा। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर आउटडोर लोगों का गेम खेलना बंद हो चुका है। ठीक है, सनलाइट में जाना लोग बिल्कुल बंद कर चुके हैं। तो इसके चलते इंक्रीज हो रहा है मायोपिया में, और ये और ज्यादा इंक्रीज होता हुआ आप लोगों को पाया जाएगा। और खासकर अगर ईस्टर्न एशियन कंट्री में जो है पर्टिकुलरली अलार्मिंग कंडीशन पर पहुंच चुके हैं। अगर बात की जाए जैसे ईस्टर्न एशियन, सदर्न एशियन में यहाँ पर, तो नोवल कोरोना, अगर बात करें बिफोर नोवल कोरोना वायरस, यहाँ पर ये 80 to 90 हायर इन स्कूल चिल्ड्रन इन ईस्ट और साउथ एशिया में। पर अगर बात करें यहाँ पर विद मायोपिया, नियरली 20% अगर देखने को मिलेगा, हाई हो गया पहले के कंपेयर में अभी कोविड-19 के चलते। तो ये जो कंट्री है यहाँ पर, अगर इनमें ऐसी सिचुएशन बढ़ती रही तो ये एक दूसरे को टैकल करके आगे बढ़ेंगे, और सनलाइट का एक्सपोज रिड्यूस होता जा रहा है, इससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और बोला यह जा रहा है जो खतरनाक है सोचने के लिए, आने वाले टाइम में दुनिया की 50% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर मायोपिया का शिकार होने वाली है। यानी कि चश्मे जो है 50% जनता के ऊपर, आंखों पर चढ़ने वाले हैं। तो यानी कि आने वाले टाइम में सिचुएशन और ज्यादा खराब होने वाली है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो जो भी आज के डेट में जो एक तरीके से यहाँ पर इस फील्ड में घुसे हुए हैं और जो व्यापार कर रहे हैं चश्मे की, जितनी भी इंडस्ट्री हैं, उनके बल्ले बल्ले होने वाले हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। हेल्थ के तो किसी सेक्टर में भी आप लोग एंट्री कर लो, बल्ले बल्ले होने वाली है, जैसी इंसानों की हरकतें होती जा रही है। तो हेल्थ एक ऐसा सेक्टर होने वाला है जो कि हम लोग को बार बार सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम लोग सुधरे या फिर सुधारे जाएंगे। अच्छी बात यहाँ पर यह, हमारे देश में अभी भी चीजें जो है वो कंट्रोल में है। हमारे देश में अगर ऑल ओवर वर्ल्ड के कंपेयर में आप लोग देखें, अगर बात की जाए, पर लेकिन अगर गांव में और शहरों में आप लोग कंपेयर करेंगे तो शहरों में काफी कम है, पर लेकिन गांव में, सॉरी, शहरों में काफी ज्यादा है, पर लेकिन गांव में फिर भी आप लोगों को कम देखने को मिलेगा। जबकि 65% पॉपुलेशन हमारी आज के डेट में गांव में रहती है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर उनका लाइफ स्टाइल अलग रहता है। अर्बनाइजेशन जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे मायोपिया की बीमारी आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी। और मायोपिया ट्वाइस एज हाई एज अर्बन चिल्ड्रन, अब उनको गांव के साथ में आप लोग कंपेयर करते हैं तो शहरों में दुगना आप लोगों को मायोपिया देखने को मिलेगा बच्चों को, अगर एक गांव में बच्चा रह रहा है और एक शहर में बच्चा रह रहा है। तो यहां से एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि सिचुएशन जो है वो कैसी है। तो ये एक तरीके से पावर जो बढ़ती जा रही है लेंसेज की, ये मायोपिया का शिकार होते जा रहे हैं ईयर ऑन ईयर, और ये चीजें बढ़ रही हैं। और फिर वही बात बोलेगी कि अगर नहीं सुधारा गया तो 50% के करीब पॉपुलेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि इसका शिकार बन रहे हैं। और इसके चलते आप लोग जो नहीं, रेगुलरली थोड़ा सा सोल्यूशन क्या निकलता है कि बच्चों को आउटडोर खेलने के लिए आप लोग सपोर्ट करो। ठीक है, सनलाइट में जाने के लिए बच्चों को थोड़ा सा बोलो। ठीक है, इस तरीके से आप लोग चीजें बोल सकते हो। वरना ये है ऐसी की चीज, अभी अगर काम नहीं किया तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। और खासकर जहां पर बढ़ रही है वहां पर तो इसको अलार्मिंग कंडीशन में लेना चाहिए, एक ऐसी बीमारी जो कि आगे चलकर एक महामारी का रूप ले सकती है। और लेंस कार्ट जो है बेसिकली उसके मजे आने वाले हैं आने वाले टाइम में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आप में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जिनको रियलिटी में चश्मा लगा हुआ है, आप लोग बताइए जरा, जिनको चश्मा काफी लार्ज स्केल पर आज के डेट में फेस करना पड़ रहा है। तो ये कितने ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर हैं आज की डेट में। ठीक है, तो कोशिश क्या करो यार, जरूर जाया करो थोड़ा सा बाहर, इससे आप लोग काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। देश के अंदर स्टार्टअप की काफी बात चल रही है, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर यह माना जा रहा है कि स्टार्टअप का जो फंड आ रहा था वो थोड़ा कम हो गया है पहले के कंपेयर में। तो ये बताया गया है कि यहाँ पर अभी 10.3 बिलियन था जनवरी के मार्च के अंदर में, अभी यहाँ पर ये 6.9 हो गया है। आप लोगों को मैंने बताया था FII का इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी चीजें हमारे देश से जा रही हैं। रिटर्न अभी यहाँ पर क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से और वो इकोनॉमिक कंडीशन ही है, इसकी वजह से सिचुएशन देखने को मिल रही है। जापान के अंदर इलेक्शन तो वोटिंग काउंट हो रही है, वहां ईवीएम मशीन यूज नहीं करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं आज भी ये पैटर्न फॉलो किया जाता है, बैलेट पेपर जैसे पुराने टाइम पर हम लोग फॉलो करते थे। कई सारे रीजन होते हैं, सिक्योरिटी मेन रीजन बताया जाता है यहाँ पर चलिए जो भी है, फिलहाल जो है यहाँ पर आप लोगों को जाकर देखना है कृष्णा सागर डैम जो है वो किस रिवर पर बना हुआ है, ये आप लोगों को बताना है।
यहाँ पर अभी बात की जा रही है जो केरला के अंदर खासकर साउथ इंडिया में या फिर दूसरे एरिया में अभी काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ने की वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो इद्दुकी रिजर्वायर भी आप लोगों को यहाँ पर वाटर लेवल जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये इद्दुकी रिवर पर देखने को मिलता है। आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा जो न्यूज़ में आता है इस तरीके से कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हल्का सा आइडियाज़ के बारे में रखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से इनके बारे में थोड़ा सा नहीं कहते हैं कि रिवर न्यूज़ में है तो इनके बारे में पढ़ लेना चाहिए, ऐसे आप लोग इसके बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। तो मुल्ला पेरियार डैम जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है इसके बारे में कभी फिर बातें करूंगा आप लोगों से, चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ भी पाएंगे, ठीक है। आर्मी जो है 20 बेड की जो आर्मी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है गालवान जो वैली के अंदर में। तो यहाँ पर ये अच्छी बात आप लोग देखते हैं, जैसे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इतने नीचे लाना जब किसी जवान को कुछ हो जाता है तो कई बार जान चली जाती है, तो उसके चलते यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो एक अच्छा अपग्रेडेशन है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है अमरनाथ यात्रा पर लेकिन अभी भी कंडीशन सुधरी नहीं है क्योंकि वेदर जो है वो ठीक नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा सारे जो नेशन है जहाँ पर इस्लामिक जो धर्म फॉलो किया जाता है एक तरीके से वहाँ पर सबको ग्रीट किया गया ईद के दिन, और अच्छे से ईद जो है वो देश के अंदर सेलिब्रेट किया गया। अभी अगर बात करें पेडी जो है वो एक तरीके से बोला जा रहा है कि अभी उसका एरिया जो है वो थोड़ा बढ़ गया है जिसमें उगाई जा रही है। तो अच्छी बात है देश के अंदर में, खासकर गेहूं और जो चावल है। आप लोगों को पता होना चाहिए चावल हमारे देश में सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं और दूसरे नंबर पर गेहूं सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं। ये आप लोगों को ये बताना है कि चावल उगाने वाला सबसे बड़ा आप लोगों को देश कौन सा है अगर बात करें, और इसी के साथ में हमारी कंट्री में 3 सबसे ज़्यादा राज्य कौन से चावल उगाते हैं ये आप लोगों को बताना है। ब्रिक के बारे में बात की जा रही है कि एनर्जी को बूस्ट किया जाएगा, तो अच्छी बात है, देखते हैं कितना बूस्ट करते हैं, तो ये फायदेमंद रहेगा। बाकी अगर बात करें गेम के अंदर में तो जोकोविच साहब जो हैं उनके द्वारा 7th विंबलडन टाइटल जीत लिया गया है, 21 ग्रैंड स्लैम हो गए। सबसे ज्यादा किसके पास है आप लोग ये बता सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो आज का ये बेसिकली जो यहाँ पर बात करें ये इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछ भी ले जाते हैं, ऐसी बात नहीं क्वेश्चन बनते नहीं है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है वोकैबुलरी के बारे में, आप लोग 5 वोकैबुलरी हैं, आप लोग यहाँ पर इसको एक तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। पहले बोला गया यहाँ पर टर्न अराउंड, आप लोग यहाँ पर इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बात की जा रही है प्रिपेयर ए शिप और एयरक्राफ्ट फॉर इट्स रिटर्न जर्नी, यानी कि फिर से वापस कर लो, बहुत आगे आगे, ठीक है, एंजॉय कर लिया, आप इसको मोड़ लो, ठीक है। बिटर यानी कि बोली लगाना किसी पर्टिकुलर चीज़ों में, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 2G जो है जो उसका एक तरीके से जब बोली लगाई जाती है तो यहाँ पर 2G के उस स्कैम के बारे में आप लोगों ने सुना था। 3G 4G की अभी यहाँ पर स्पेक्ट्रम की बोली लगाई गई थी कोयले के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें रहते हैं। रिटेन होता है बनाए रखना चीज़ों को कॉन्टिन्यूसली, एक्वाइजेशन अधिग्रहण करना, जैसे कई बार कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्सपायर कर लेती है, और एक सिनर्जी होता है एक तरीके से सहयोग सपोर्ट प्रोवाइड करना, आप लोग बोल सकते हैं सेम पैटर्न में चलना, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं। अहमदाबाद जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है गुजरात के अंदर में, और इसको रिसेंटली अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर यूनेस्को के अंदर भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है, 2017 के अंदर में। तो इसके चलते यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं यहाँ पर, जो ये अगर इसके बारे में आप लोगों से पूछा जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अहमदाबाद जो एक तरीके से ओल्ड अहमदाबाद बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को याद होगा महात्मा गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन भी चलाया गया था, उसका नाम बताइए कब चलाया गया था। फाउंड की गई थी यहाँ पर अहमद शाह के द्वारा, और गुजरात जो सल्तनत यहाँ पर 1411 के अंदर में, ठीक है। कैपिटल ऑफ गुजरात रही काफी लंबे समय तक अगर देखा जाए, पर लेकिन आगे चलकर आप लोगों को पता है आज के डेट में गुजरात की कैपिटल क्या है, बताना चलिए। तो यहाँ पर अभी देखा जाए तो काफी इंपोर्टेंट एरिया भी माना जाता है, कई सारी चीजें इंपोर्टेंट है। IIM अहमदाबाद आप लोगों ने देखा हो काफी फेमस है, और यहाँ पर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग अंदाजा रख सकते हैं। शानदार तरीके से क्वेश्चन के आंसर दिए गए, आप लोग भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन जो है वो देखने को न मिले, ओके। तो हाँ, आज की कोटेशन आप लोग ही रह गई थी, ये आप लोग की कोटेशन है। बोला गया है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में, यू कैन नॉट हैव पीस विदाउट सिक्योरिटी, ठीक है, और यू कैन नॉट हैव सिक्योरिटी विदाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो कोफी अन्नान साहब के द्वारा बोला गया कि सारी चीजें आपस में चलना जरूरी है, तभी आप लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। आप लोग की क्या राय है यहाँ पर, तो इसके बारे में आप लोग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो फीडबैक जरूर देना, आज का डिस्कशन कैसा लगा, कोई भी डाउट हो तो पूछना जरूर। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।